क्या आप तैयार हैं एक ऐसी दुनिया के लिए जहां हर लफ्ज में जादू है, हर कहानी में राज है। मैं लाया हूं आपके लिए कमाल की ऑडियो बुक्स, तो इंतजार किस बात का। ये कहानी शुरू होती है लड़के से जिसे सिस्टम बहुत ताकतवर बनाता है। इसके अलावा अगर मेरा अनुमान सही है तो भाई किन छठी बहन के प्रकट होने के मकसद के बारे में जरूर सोच रहे होंगे। मैं भाई किन को समझा देती हूँ। छोटी उम्र से ही छठी बहन शाही परिवार के सत्ता संघर्षों से तंग आ चुकी थी। शोर शराबे से बचने और शांति पाने के लिए उसने ग्रेट मिंग अकादमी में दाखिला लिया और एक वरिष्ठ प्रशिक्षक बन गई। वरिष्ठ प्रशिक्षक बनने के बाद से छठी बहन शायद ही कभी महल लौटती है। वह अपना अधिकांश समय ग्रेट मिंग अकादमी में बिताती है। मेरे भाई बहनों में यंग ये जैसे कुछ लोगों को छोड़कर बाकी सभी के मेरे साथ अच्छे संबंध हैं। छठी बहन भी उनमें से एक है। भाई किन, आप ग्रेट मिंग अकादमी में नए हैं और इस जगह से अपरिचित हैं। जब तक कोई आपकी देखभाल नहीं करेगा मुझे चैन नहीं आएगा। किन बुई को यंग जी की अनौपचारिक चापलूसी से कोई फर्क नहीं पड़ा। यंग जी की व्याख्या सुनने के बाद उनके सारे संदेह दूर हो गए। उन्होंने कहा, भाई यंग जी, आपने बहुत मेहनत की है। यंग जी दिल खोलकर हंसा और बोला, हाँ हाँ भाई किन, मुझे आपसे एक सवाल पूछना है। किन बुई, भाई यंग जी कृपया बोलिए। यंग जी, मेरी छठी बहन की खूबसूरती के बारे में आपका क्या ख्याल है? क्या वह भाई किन की नजर में आती है? किन बुई यंग जी के प्रश्न से अचंभित रह गई और बिना ज्यादा सोचे समझे जवाब दिया, आपकी बहन की सुंदरता अद्भुत है। वह ऐसी खूबसूरत है जो पूरे देश को मोहित कर सकती है। किन बुई ने यह बात केवल यंग जी को सम्मान दिलाने और उसकी थोड़ी चापलूसी करने के लिए कही थी। अप्रत्याशित रूप से ये सुनकर यंग जी ने शरारती मुस्कान के साथ कहा, भाई किन की यह बात सुनकर मुझे छठी बहन को आपके पास भेजने में थोड़ी चिंता हो रही है। क्या यह भेड़िए के सामने मेमना फेंकने जैसा नहीं होगा? यंग जी की धूर्त हंसी सुनकर किन बुई ने कहा, भाई यंग जी, आप बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। यंग जी के शब्दों में गहरा अर्थ छिपा था। भाई किन, मेरी छठी बहन ने आज तक किसी पुरुष का हाथ भी नहीं पकड़ा है। मैं उसे आपके पास भेज रही हूँ, इसलिए आपको इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए। शायद भविष्य में कभी आपको मुझे जीजा जी कहकर बुलाना पड़ेगा। हाँ हाँ हाँ। ये कहने के बाद यंग जी ने किन बुई को पलटवार करने का मौका नहीं दिया और सीधे प्रसारण बंद कर दिया। किन बुई ने कई बार कोशिश की, लेकिन दूसरी तरफ से कोई प्रतिक्रिया न देखकर उसने मन ही मन हताशा से कहा, भाई यंग जी बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। उनका आंतरिक नाटक बहुत ही जटिल है। किन बुई और उनके साथी यंग ले के पीछे पीछे चले। जल्द ही वे ग्रेट मिंग अकादमी के वरिष्ठ प्रशिक्षकों के निवास पर पहुंच गए। ग्रेट मिंग अकादमी के वरिष्ठ प्रशिक्षकों का आवासीय क्षेत्र ब्लू स्टार द्वीप पर स्थित एक काउंटी के लगभग बराबर क्षेत्र में फैला हुआ है। इसे 8 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, जिनमें से प्रत्येक को 1 से 8 तक संबंधित संख्या से चिन्हित किया गया है। यंग ले किन बुई और उसके समूह को क्षेत्र संख्या 1 में ले गई और रुककर किन बुई से बोली, प्रशिक्षक किन, यह आपका निवास स्थान है। ये सभी संख्याएं वरिष्ठ प्रशिक्षकों की रैंकिंग के अनुसार व्यवस्थित की गई है। आप वर्तमान में वरिष्ठ प्रशिक्षकों में प्रथम स्थान पर हैं, इसलिए प्रथम स्थान वाला क्षेत्र स्वाभाविक रूप से आपका है। मैं पहले क्षेत्र संख्या 4 में रहता था। अब चूंकि तीसरे स्थान पर रहे शाहजियान की मृत्यु हो गई है, इसलिए मैं स्वतः ही तीसरे स्थान पर आ गया हूँ और जल्द ही क्षेत्र संख्या 3 में स्थानांतरित हो जाऊंगा। क्षेत्र का दर्जा जितना ऊंचा होगा उसमें आध्यात्मिक ऊर्जा उतनी ही सघन होगी। इतना ही नहीं, अकादमी द्वारा हर महीने दिए जाने वाले लाभ भी वरिष्ठ प्रशिक्षकों के दर्जे के अनुसार अलग अलग होंगे। यह अकादमी द्वारा सभी वरिष्ठ प्रशिक्षकों को प्रोत्साहित करने के लिए स्थापित एक प्रणाली भी है। इससे पहले ली हुआ दशकों तक शीर्ष स्थान पर काबिज रहे और कोई भी उन्हें हिला नहीं पाया था। हालांकि मुझे नहीं पता कि आपने उसे मारने के लिए किन साधनों का इस्तेमाल किया, लेकिन परिपूर्ण शरीर एकीकरण के स्तर पर आपकी वर्तमान साधना को देखते हुए मुझे डर है कि अन्य प्रशिक्षक आपको चुनौती देंगे। किन बुई ने पूछा, चुनौती? यंग ले ने समझाया, प्रत्येक वरिष्ठ प्रशिक्षक को हर महीने अपने से आगे रैंक वाले प्रशिक्षकों को चुनौती देने के 3 अवसर मिलते हैं। इस तरह की चुनौती को अस्वीकार नहीं किया जा सकता। एक बार अस्वीकार करने पर इसे स्वतः ही डिफॉल्ट हार मान लिया जाता है। यदि चुनौती सफल होती है तो दोनों पक्षों की रैंकिंग में अदला बदली हो जाती है और यहाँ तक कि क्षेत्रों में भी अदला बदली करनी पड़ सकती है। किन बुई को आखिरकार बात समझ आ गई और उसने यंगले से कहा, याद दिलाने के लिए धन्यवाद प्रशिक्षक यंगले। यंगले ने हाथ हिलाते हुए कहा, मैं जल्द ही तीसरे आंगन में रहने आ जाऊंगी। अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो तो बस मुझसे संपर्क कर लेना। इतना कहकर यंगले मुड़ी और चली गई। किन बुई और अन्य लोग क्षेत्र संख्या 1 में दाखिल हुए, जो पहले ली हुआओं द्वारा बसा हुआ था। अब जबकि ली हुआ की मृत्यु हो चुकी थी, किन बुई ने नान तियानलोंग को निर्देश दिया कि वह पहरेदारों से ली हुआ की सभी चीजें फेंकवा दे। कुछ ही समय में नान तियानलोंग और गार्डो ने क्षेत्र संख्या 1 को पूरी तरह से साफ कर दिया। इसी समय नान तियानलोंग किन बुई के पास आया और उसे एक स्थानिक अंगूठी देते हुए कहा, युवा स्वामी किन, सामान की सफाई करते समय हमें यह स्थानिक अंगूठी मिली। किन बुई ने स्थानिक अंगूठी ली और अपनी दिव्य चेतना से उसकी जांच की। उस स्थानिक घेरे के अंदर 50 मिलियन निम्न श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थर और कुछ दुर्लभ खजाने बड़े करीने से व्यवस्थित थे। संभवतः यह ली हुआओं की सारी संपत्ति है, किन बुई ने मन ही मन सोचा। मार्शल आर्ट के क्षेत्र में हुए तीनों युद्धों में, चाहे वह सुओवू हो, शाहजियान हो या ली हुआओ, किन बुई ने उनमें से किसी को भी स्थानिक अंगूठियां पहने हुए नहीं देखा। स्थानिक वलय को स्वीकार करने के बाद किन बुई ने नान तियानलोंग से पूछा, क्या सब कुछ साफ हो गया है? नान तियानलोंग ने उत्तर दिया, युवा स्वामी किन को सूचना है कि सब कुछ साफ कर दिया गया है। युवा मालिक ने फर्नीचर और अन्य सामान पहुंचाने के लिए लोगों को यहाँ भेजा है। कुछ ही समय बाद यंग जी द्वारा फर्नीचर और अन्य सामान पहुंचाने के लिए भेजे गए लोग आ गए। नान तियानलोंग ने गार्डों के साथ मिलकर सारा फर्नीचर व्यवस्थित किया और फिर जाने से पहले किन बुई को विदाई दी। नान तियानलोंग को जाते हुए देखकर किन बुई ने नवनिर्मित क्षेत्र संख्या 1 को देखा और मन ही मन बुदबुदाया, ये जगह अब से मेरी किन बुई की होगी, इसे कोई मुझसे छीन नहीं सकता। पूरा क्षेत्र संख्या 1 बहुत विशाल है, जो बिना किसी समस्या के लाखों लोगों को समायोजित करने में सक्षम है। किन बुई क्षेत्र संख्या 1 के ठीक मध्य में रहती थी। घर पहुंचकर उसने दरवाजा खोल दिया। अंदर हर तरह का नया महंगा फर्नीचर और सजावट का सामान था। भाई यंग जी द्वारा भेजी गई वस्तुएं महान मिंग राजवंश की सर्वश्रेष्ठ वस्तुओं में से है, किन बुई ने मन ही मन सोचा।
किनबुई ने अनुमान लगाया कि अकेले निवास में मौजूद चीजों को खरीदने में ही कम से कम कई मिलियन निम्न श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थरों की लागत आएगी। क्षेत्र संख्या 1 में मौजूद अन्य विभिन्न सुविधाओं को भी शामिल करते हुए यंग जी ने संभवतः इस बार कम से कम 10 मिलियन निम्न श्रेणी के स्पिरिट स्टोन खर्च किए होंगे। किनबुई ने मन ही मन यंग जी द्वारा किए गए सभी कार्यों को याद किया। उसने सिस्टम के रिसाइकलिंग फंक्शन को खोला और उसमें ली हुआओं की स्थानिक अंगूठी डाल दी। डिंग, आइटम मूल्य की गणना हो रही है। डिंग, गणना पूरी हुई। कुल मूल्य 6000 सिस्टम स्टो पॉइंट्स। पहले के बचे हुए 40 स्टो पॉइंट्स को मिलाकर किनबुई के पास अब कुल 6040 स्टो पॉइंट्स हो गए थे। किनबुई ने इन अंकों को तुरंत गुण अंकों में परिवर्तित नहीं किया, बल्कि फिलहाल इन्हें अपने पास रखने का विकल्प चुना। वह विपत्ति से परे के क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद निर्णय लेगा। कमरे से बाहर निकलकर हवा में उड़ते हुए किनबुई ने अकेले ही विशाल क्षेत्र संख्या 1 को देखा और उसे अकेलेपन का एहसास होने लगा। अचानक किनबुई की आंखें चमक उठीं और उसने सोचा, मेरे लघु हजार लोक में लैंड परिवार के लोग रहते हैं। इतने बड़े क्षेत्र में अकेले रहना मेरे लिए व्यर्थ होगा। मैं ये भी देख लेता हूँ कि क्या उनमें से कोई बाहर आकर दूसरी दुनिया के नजारे देखना चाहता है। अगर ऐसा है तो क्षेत्र नंबर 1 में कुछ और आवास बनाना ही काफी होगा। ग्रेट मिंग अकादमी वरिष्ठ प्रशिक्षकों के लिए बहुत खुली है और उन्हें अपने परिवार, दोस्तों या यहाँ तक कि नौकरों को लाने से प्रतिबंधित नहीं करती है, जब तक ये लोग अकादमी के नियमों का पालन करते हैं और कोई परेशानी पैदा नहीं करते। वे अपनी रुचि के अनुसार ग्रेट मिंग अकादमी के विभिन्न भागों में पाठ्यक्रमों का ऑडिट भी कर सकते हैं। इसे आधे छात्र के साथ किए जाने वाले व्यवहार के रूप में देखा जा सकता है। ग्रेट मिंग अकादमी में यह दर्ज है कि कई नगर सरदार अब विपत्ति क्षेत्र में प्रवेश कर चुके हैं और एक पक्ष का नेतृत्व कर रहे हैं। उन सभी ने एक वरिष्ठ प्रशिक्षक के सेवक के रूप में ग्रेट मिंग अकादमी में पाठ्यक्रमों का ऑडिट किया था। इसी वजह से कई छोटे परिवार हर साल एक वरिष्ठ प्रशिक्षक को भारी मात्रा में आध्यात्मिक पत्थर देना पसंद करते हैं। वे परिवार के सबसे प्रतिभाशाली वंशजों को वरिष्ठ प्रशिक्षकों के सेवक के रूप में ग्रेट मिंग अकादमी में अध्ययन करने के लिए भेजना चाहते हैं। अब किनबुई का ही उदाहरण लीजिए। अगर नौकरों की भर्ती से जुड़ी जानकारी फैला दी जाए तो उसे खुद बाहर जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत से लोग बिना एक पैसा लिए खुद की सिफारिश करने के लिए उसके पास आएंगे और यहाँ तक कि हर साल किनबुई को बहुत सारे आध्यात्मिक पत्थर भेंट करेंगे और किनबुई से उन्हें सेवक के रूप में स्वीकार करने की विनती करेंगे। वर्तमान समय तक विकसित होने के साथ साथ यह वरिष्ठ प्रशिक्षकों के बीच एक अलिखित नियम बन गया है। हर वरिष्ठ प्रशिक्षक का परिवार बहुत धनी नहीं होता और ऐसे कई लोग हैं जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। खेती बाड़ी में होने वाली दैनिक खपत का सावधानी पूर्वक हिसाब लगाना पड़ता है, नहीं तो अन्य चीजें खरीदने के लिए अतिरिक्त पैसे कैसे बचेंगे। इस अलिखित नियम के चलते लगभग हर वरिष्ठ प्रशिक्षक को हर साल इससे बहुत सारे स्पिरिट स्टोन मिल जाते हैं। किनबुई की दिव्य चेतना में थोड़ी हलचल हुई और अगले ही पल वह लघु हजार लोक में प्रकट हो गया। जैसे ही वह नन्हे हजार लोक में प्रकट हुआ, हथेली के आकार के शियाओ किंग ने किनबुई की सांस महसूस की और किनबुई की बाहों में जा गिरा। गुरुजी, आपने मुझे अभी लड़ने क्यों नहीं दिया? क्या आपको पता है कि मैं कितनी चिंतित थी? शियाओ किंग ने कहा। किनबुई ने अपना हाथ बढ़ाकर शियाओ किंग की गर्दन के पिछले हिस्से को उठाया और उसे अपने सामने रख दिया। मैंने देखा कि शियाओ किंग की आंखें थोड़ी लाल थीं और किनबुई ने उसे दिलासा देते हुए कहा, शियाओ किंग, क्या सब ठीक नहीं है? गुरुजी मरे नहीं है, तुम इतनी दुखी क्यों हो? गुरुजी, आप इस समय की स्थिति को सबसे अच्छी तरह जानते हैं। अगर बहन होंगलियन की मदद न होती तो अब तक आपका काम तमाम हो चुका होता। शियाओ किंग ने थोड़ी शिकायत की। किनबुई को इस बात पर आश्चर्य नहीं हुआ कि शियाओ किंग को होंगलियान के अस्तित्व के बारे में पता था। शियाओ किंग को इसके बारे में उस समय से ही पता था जब उसने पहली बार जागृति गुप्त क्षेत्र में प्रवेश किया था। उस समय लिटिल थाउजेंड वर्ड जैसी कोई चीज नहीं थी और शियाओ किंग किनबुई के शरीर पर टैटू के रूप में बनी रही। अगर आप ये कहना चाहें कि इस दुनिया में किनबुई को सबसे अच्छी तरह कौन जानता है, तो निस्संदेह पहला नाम उस रहस्यमय और अप्रत्याशित प्रणाली का ही होगा। इसी क्रम में दूसरा स्थान शियाओ किंग और होंगलियन का है। किनबुई ने शियाओ किंग को अपने बाएं हाथ पर रखा और शियाओ किंग के पेट को चुटकी काटते हुए कहा, तो मैं अपने अस्तित्व के लिए तुम्हें मरने नहीं दे सकती। इस दुनिया में तुम ही मेरे सबसे करीब हो। किनबुई को शियाओ किंग पर पूरा भरोसा है, क्योंकि शियाओ किंग, जिसे उसने स्वयं जन्म दिया है और जिसका जीवन उससे जबरन जुड़ा हुआ है, उसे कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगी। शियाओ किंग ने कहा। शियाओ किंग को मृत्यु से डर नहीं लगता और वह किसी भी समय स्वामी के लिए बलिदान देने को तैयार है। किनबुई ने शियाओ किंग के सिर पर हल्के से थपथपाते हुए कहा, बकवास मत करो। गुरुजी के यहाँ रहते हुए मैं तुम्हें बलिदान कैसे करने दे सकती हूँ? फिर किनबुई ने आगे कहा, इस बार गुरुजी के पास बाहर रहने की जगह है, क्या आप मेरे साथ बाहर जाना चाहेंगे? शियाओ किंग ने थोड़ी देर सोचा और फिर कहा, तो क्या मैं वापस आ सकती हूँ? किनबुई ने कहा, मैं बाहरी दुनिया में एक टेलीपोर्टेशन गेट स्थापित करूंगा और आप किसी भी समय लिटिल थाउजेंड वर्ल्ड में आ जा सकते हैं। शियाओ किंग ने खुशी से कहा, मैं गुरु के साथ बाहरी दुनिया देखने के लिए तैयार हूँ। फिर शियाओ किंग ने लैंड परिवार द्वारा उसके लिए बनवाए गए महल को थोड़ी अनिच्छा भरी निगाहों से देखा और कहा, जब मैं बाहर खेलते खेलते थक जाऊंगी तो मैं लिटिल थाउजेंड वर्ल्ड में वापस आ जाऊंगी। किनबुई ने उस भव्य और सुंदर महल को देखा और अचानक समझ गई कि शियाओ किंग को वहां से जाने में थोड़ी हिचकिचाहट क्यों हो रही थी। इस समय शियाओ किंग ने अपने चेहरे पर एक रहस्यमय भाव दिखाया और किनबुई से ऐसे कहा जैसे कोई खजाना भेंट कर रही हो, गुरुजी, अनुमान लगाइए कि मुझे लघु हजार लोगों में क्या मिला? शियाओ किंग की रहस्यमय उपस्थिति को देखकर किनबुई तुरंत उत्सुक हो गई और जानबूझकर जिज्ञासु भाव से शियाओ किंग के साथ सहयोग करने लगी। क्या आपको लिटिल थाउजेंड वर्ल्ड में कोई और ड्रैगन मिला? इस बार शियाओ किंग ने हैरानी से कहा, गुरुजी, आपको कैसे पता चला? तब शियाओ किंग ने चिढ़कर कहा, गुरुजी ने धोखा दिया। आपने अभी अभी अपनी दिव्य चेतना का उपयोग करके लघु हजार लोगों का अन्वेषण किया होगा। हे स्वर्ग और पृथ्वी की चेतना, आपके स्वामी, मैंने वास्तव में लघु हजार लोगों का अन्वेषण करने के लिए अपनी दिव्य बुद्धि का उपयोग नहीं किया, किनबुई ने थोड़े दुखी भाव से कहा। शियाओ किंग ने किनबुई को संदेह भरी नजरों से देखा और पूछा, सचमुच? किनबुई, बिल्कुल सच है, मैंने तो बस यूं ही कह दिया था। गुरुजी वाकई गुरु बनने के योग्य है, एक मामूली सी बात भी सच हो सकती है, शियाओ किंग ने चापलूसी भरे लहजे में कहा। क्या मैंने सच में सही कहा? क्या तुमने सच में एक अजगर को उठा लिया? किनबुई ने अविश्वास से कहा। जाहिर है किनबुई ने खुद भी यह उम्मीद नहीं की थी कि एक मामूली सी टिप्पणी सच हो जाएगी। गुरुजी सही कह रहे हैं, लेकिन पूरी तरह सही नहीं, शियाओ किंग ने कहा। किनबुई ने कुछ संदेह के साथ कहा, इसका क्या मतलब है? शियाओ किंग, गुरुजी,
आपको थोड़ी देर में समझ आ जाएगा। बोलने के बाद श्याओ किंग अपने हथेली के आकार के शरीर को तैराते हुए लैन परिवार द्वारा उसके लिए निर्मित महल तक पहुंची। कुछ ही समय बाद श्याओ किंग अपने आकार से दोगुने से भी अधिक बड़े हल्के बैंगनी रंग के अंडे को घसीटते हुए किन बुई के पास ले गई। किन बुई ने हल्के बैंगनी रंग का अंडा उठाया और अपनी दिव्य चेतना से उसकी जांच की। उसने एक काले अजगर को देखा जिसमें अभी भी स्पष्ट रूप से जियाओ की विशेषताएं दिखाई दे रही थी। किन बुई ने कुछ देर सोचा और फिर उसे समझ में आया कि यह काला अजगर कहां से आया है। कुनलुन गुप्त क्षेत्र में स्थित जियाओ ही वह प्राणी था जो अजगर में परिवर्तित होने वाला था। किन बुई को कुनलुन गुप्त क्षेत्र प्राप्त करने से पहले यह जियाओ नहीं मिला था। उस समय उसने सोचा कि यह जियाओ बाहर यात्रा कर रहा था और कुनलुन गुप्त क्षेत्र में नहीं था, इसलिए वह विशेष रूप से उसे खोजने नहीं गया। किन बुई ने संदेह से पूछा, मुझे आज फिर से इस जियाओ को देखने की उम्मीद नहीं थी। श्याओ किंग, तुम्हें यह अंडा कहाँ मिला? श्याओ किंग ने उत्तर दिया, गुरुजी के पास वापस जाकर मैं हुआंग डेक्सियन से उब गई थी, इसलिए मैंने नन्हे हजार लोगों के हर कोने की खोज की और अंत में उसे ढूंढ लिया। उस समय यह अंडा जमीन में बहुत गहराई में दबा हुआ था। अगर मेरे शरीर पर मौजूद ड्रैगन की आभा जो मेरे रक्तवंश के समान थी न होती तो मैं इसे ढूंढ नहीं पाता। जब यह अजगर में परिवर्तित हुआ तो यह एक दुर्घटना रही होगी और यह एक तरह से अचेत अवस्था में चला गया। हाल ही में इसकी आभा धीरे धीरे वापस आ गई है। इसे खोदकर निकालने में मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी। किन बुई ने सिर हिलाकर कहा, मैं समझ गई। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि जब मैंने कुनलुन गुप्त क्षेत्र प्राप्त किया तो मेरी दिव्य चेतना ने कुनलुन गुप्त क्षेत्र के हर इंच का निरीक्षण किया और उसे नहीं पाया। किन बुई ने अपने हाथ में मौजूद अजगर का अंडा श्याओ किंग को वापस देते हुए कहा, इसे फूटने में कितना समय लगेगा? श्याओ किंग ने अपने आकार से दोगुने से भी बड़े अंडे को उठाया और अनिश्चितता से कहा, यह निश्चित रूप से कहना असंभव है। यह जल्द ही फूट सकता है या अंततः एक मृत अंडा बन सकता है जो कभी नहीं फूटेगा। किन बुई ने पूछा, इसका क्या मतलब है? श्याओ किंग ने आगे समझाते हुए कहा, गुरुजी, अजगर में परिवर्तित होते समय एक दुर्घटना हो गई थी। अब भले ही इसकी आभा धीरे धीरे ठीक हो जाए, लेकिन अंडे से बच्चे निकलने की प्रक्रिया में अभी भी कई अनिश्चितताएं रहेंगी। ऐसा संभव है कि अंडे से बच्चा निकलने की प्रक्रिया के बीच में ही उसे कई अप्रत्याशित समस्याओं का सामना करना पड़े और वह एक मृत अंडा बन जाए। यह भी संभव है कि बच्चे के जन्म तक सब कुछ पूरी तरह से सुचारू रूप से हो जाए, कौन जानता है। छोटी किंग की व्याख्या सुनने के बाद किन यी को पूरी तरह समझ आ गया। हल्के बैंगनी रंग के अजगर के अंडे को देखते हुए उसने कहा, तुम अंडे से बाहर निकल पाओगे या नहीं, ये तुम्हारे भाग्य पर निर्भर करता है। छोटी किंग एक बार फिर अजगर के अंडे को घसीटकर महल में वापस ले आई। उसकी आवाज उस छोटे से चिलियोकॉस्म में गूंज उठी। सभी लोग इस छोटे से चिलियोकॉस्म के केंद्र में इकट्ठा हो जाए, कुछ घोषणा करनी है। क्यूयुन ने लैन परिवार के भीतर धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और किन यी की आवाज सुनते ही तुरंत छोटे चिलियोकॉस्म के केंद्र में चला गया। लान परिवार के मुखिया लान वेनहाउ ने भी ऐसा ही किया। उन्होंने अपना सारा काम एक तरफ रख दिया और अपने कुलवासियों को किन यी द्वारा बताए गए स्थान पर तुरंत जाने का आदेश दिया। जब लैन लिंगलोग ने किन यी की आवाज सुनी तो उसकी आंखों में उत्साह की एक चमक दिखाई दी। लान तियानहे लान लिंगलोग के बगल में बैठा था और उसकी प्रतिक्रिया देखकर वह खुद को चिढ़ाने से रोक नहीं पाया। क्या हुआ? अपनी प्रेमिका की आवाज सुनकर खुद पर काबू नहीं रख पा रहे हो? लान लिंगलोग ने लान तियानहे की ओर आंखें घुमाते हुए कहा, सातवें चाचा, आप बहुत परेशान करने वाले हैं, हमेशा मेरा मजाक उड़ाते रहते हैं। हाँ, इस पूरे छोटे से ब्रह्मांड में किन यी को छोड़कर बाकी सब जानते हैं कि तुम किन यी को पसंद करते हो। लैन तियानहे जोर से हंसा। हम सातवें चाचा, मैं आपको अनदेखा कर रहा हूँ। लान लिंगलोग के बोलने के बाद वह मुड़ी और चली गई। लान तियानहे उसके पीछे भागा और बोला, मेरा इंतजार करो, सातवें चाचा से गलती हो गई थी, मैं तुमसे माफी मांग लूंगा, ठीक है। लान तियानहे की बातों से लान लिंगलोग शर्मिंदा और हैरान दोनों थी। शर्मिंदा इसलिए क्योंकि लान तियानहे ने कुछ ही शब्दों में उसकी छिपी भावनाओं को उजागर कर दिया था। ये जानकर वह हैरान रह गई कि किन यी के प्रति उसकी पसंद उस छोटे से चिलियोकॉस्म में एक खुला रहस्य बन गई थी। हाँ, लैन लिंगलोग अनजाने में किन यी के साथ बिताए अपने पिछले समय के दौरान उससे प्यार कर बैठी थी। उसे खुद भी नहीं पता था कि कब किन यी की छवि उसके दिल में इस कदर बस गई थी कि उसे भुला पाना असंभव हो गया था। किन यी उस महल में प्रतीक्षा कर रहा था जिसे लैन परिवार ने उसके लिए छोटे चिलियोकॉस्म के केंद्र में बनवाया था। इस दौरान लैन परिवार ने कुल 3 महल बनवाए थे। एक उनके लिए था और उसमें इस्तेमाल की गई कारीगरी और सामग्री सभी सर्वोत्तम स्तर की थी। अन्य 2 लिटिल किंग और हुआंग डैक्सियन के लिए थे, जो किन यी के लिए बनाए गए से थोड़े छोटे थे, लेकिन कारीगरी और सामग्री समान थी। हुआंग डैक्सियन को महल प्राप्त करने का मुख्य कारण किन यी था। किन यी के 2 पालतू जानवर होने के नाते लैन परिवार को स्वाभाविक रूप से उनके साथ समान और सावधानीपूर्वक व्यवहार करना पड़ता था। 1/4 घंटे से भी कम समय में बूढ़े, कमजोर, बीमार और विकलांग लोगों को छोड़कर उस छोटे से चिलियोकॉस्म में सभी लोग पहुंच चुके थे। छोटी किंग और हुआंग डैक्सियन किन यी के बाएं और दाएं ओर 2 महान रक्षकों की तरह खड़ी थी। किन यी ने सबकी ओर देखा और सबकी निगाहें भी उसे परख रही थी। अचानक क्यूयुन ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा, छोटे मित्र किन, तुमने फिर से सफलता हासिल कर ली है। किन यी ने इससे इनकार नहीं किया और उदारतापूर्वक स्वीकार किया, मैंने हाल ही में कुछ हासिल किया है और मेरी साधना में फिर से सुधार हुआ है। चीयुन ने अपनी जीभ चटकाते हुए कहा, आप इसे सिर्फ थोड़ा सुधार नहीं कह सकते, यह एक तीव्र प्रगति है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो आप कष्टों से मुक्ति पाने से बस एक कदम दूर हैं, है ना? किन यी ने कहा, जब तक मैं चाहूं मैं किसी भी समय स्वर्गीय आपदा को उत्पन्न कर सकता हूं। लोगों की आपस में तुलना करना वाकई बहुत गुस्सा दिलाता है। कितना समय बीत गया है, तुम्हारी साधना तो हर दिन बदल रही है। चीयुन ने आह भरी। हाँ, एल्डर क्यूई तो बहुत दयालु है, किन यी ने मुस्कुराते हुए कहा। किन यी की साधना के बारे में सुनकर बाकी लोगों की आंखें चौड़ी हो गईं। ब्लू स्टार पर अगर किन यी प्रकट नहीं होता तो क्यूयुन ही एकमात्र ऐसी होती जो एकीकरण क्षेत्र में होती। विपत्ति पालौकिक क्षेत्र बहुत लंबे समय से प्रकट नहीं हुआ था, इतना लंबा समय कि लगभग सभी लोग ये भूल ही गए थे कि एकीकरण क्षेत्र के ऊपर ऐसा कोई क्षेत्र भी मौजूद है। लान वेनहाउ भीड़ से बाहर निकले और आगे बढ़ते हुए बोले, सर्वोच्च गुरु को उनकी साधना में और अधिक सुधार के लिए बधाई और आशा है कि सर्वोच्च गुरु शीघ्र ही विपत्ति पागमन क्षेत्र में प्रवेश करेंगे। लान वेनहाउ के नेतृत्व में नीचे खड़े लान परिवार के सदस्यों ने एक साथ चिल्लाया, सर्वोच्च गुरु को उनकी साधना में और अधिक सुधार के लिए बधाई और आशा है कि सर्वोच्च गुरु शीघ्र ही विपत्ति पालौकिक क्षेत्र में प्रवेश करेंगे।
सर्वोच्च गुरु को उनकी साधना में और अधिक सुधार के लिए बधाई और आशा है कि सर्वोच्च गुरु शीघ्र ही विपत्ति पालौकिक क्षेत्र में प्रवेश करेंगे। सर्वोच्च गुरु को उनकी साधना में और अधिक सुधार के लिए बधाई और आशा है कि वे शीघ्र ही विपत्ति पालौकिक क्षेत्र में प्रवेश करेंगे। जब सभी ने जोर जोर से कई बार उन्हें बधाई दी तो किन ये ने सबको चुप रहने का इशारा करते हुए अपने हाथ फैलाए और कहा, मैं इस बार यहाँ सबको कुछ बताने आया हूँ। हम ब्लू स्टार को छोड़कर स्वर्गीय बंजर भूमि क्षेत्र में आ गए हैं। स्वर्गीय बंजर भूमि क्षेत्र में महान मिंग राजवंश नामक एक शाही राजवंश है और मुझे महान मिंग राजवंश में बसने के लिए एक जगह मिल गई है। मैंने सभी को यहाँ इसलिए इकट्ठा किया है ताकि यह पूछ सको कि क्या कोई बाहर जाकर दूसरी दुनिया के नजारे देखना चाहता है और विभिन्न रीति रिवाजों और संस्कृतियों का अनुभव करना चाहता है। किन ये के बोलने के बाद नीचे खड़े लोगों के चेहरे के भाव बदल गए। कुछ उत्साहित थे, कुछ शांत थे और कुछ भौहें चढ़ाए हुए थे। ये सोच रहे थे कि वे क्या सोच रहे हैं। सर्वोच्च गुरुदेव, इस स्वर्गीय बंजर भूमि क्षेत्र की शक्ति क्या है? सर्वोच्च गुरुदेव, क्या हम बाहर जाने के बाद भी वापस आ सकते हैं? सर्वोच्च गुरुदेव, क्या बाहर बहुत खतरा है? सर्वोच्च गुरुदेव, महान मिंग राजवंश की शक्ति क्या है? किन ये ने नीचे से आ रहे सवालों की बौछार को देखा और ऊंची आवाज में कहा, चुप रहो। किन ये की आवाज बंद होते ही शोरगुल वाला माहौल अचानक शांत हो गया। किन ये ने नीचे खड़े लोगों से कहा, एक एक करके आओ। तुम पहले जाओ। किन ये ने एक अधेड़ उम्र के बलवान व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कहा। उस अधेड़ उम्र के बलवान व्यक्ति को किन ये के उसे बुलाने की उम्मीद नहीं थी और उसने कुछ संयमित स्वर में कहा, सर्वोच्च गुरुदेव, इस महान मिंग राजवंश की शक्ति क्या है और यह स्वर्गीय बंजर भूमि क्षेत्र में कहाँ स्थित है? किन ये ने उत्तर दिया, महान मिंग राजवंश में मुझे जिस सबसे शक्तिशाली साधना के बारे में पता है वह महान आरोहण पूर्णता है और यह व्यक्ति हेयान है जो महान मिंग अकादमी का पहला डीन है। अब जब इस सवाल का जवाब मिल गया है तो अगला सवाल, किन ये ने आगे कहा। सभी ने एक दूसरे की ओर देखा, यह सोचते हुए कि किसे भेजा जाए। इस समय लैन वेनहाउ आगे बढ़े और बोले, भाई किन, हमारी पकड़ कहाँ है? जब सभी ने लैन वेनहाउ को यह सवाल पूछते सुना तो सबने किन ये की ओर देखा। उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि वे कहाँ बसे। किन ये ने कहा, मैं महान मिंग राजवंश के तीसरे राजकुमार को लंबे समय से जानता हूँ और इस बार हमारी पकड़ महान मिंग अकादमी में है। किन ये ने संक्षेप में सभी को स्वर्गीय बंजर भूमि क्षेत्र और महान मिंग राजवंश के परिचय के बारे में वह जानकारी बताई जो वह जानता था। उन्होंने इस दौरान अपने सभी अनुभवों के बारे में भी उन्हें बताया, उन अनुभवों से परहेज किया जिनके बारे में बात करना असुविधाजनक था। सभी लोग अत्यंत ध्यान से सुन रहे थे और जब किन ये ने अंतिम शब्द कहा तो सभी लोग मानो सपने से जाग गए हों। उनके चेहरे आश्चर्य, लालसा, ईर्ष्या और अन्य भावों से भरे हुए थे। क्यूयुन ने किन ये की ओर व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ देखा और कहा, लगता है मैं सचमुच बूढ़ा हो गया हूँ। इस दौरान नन्हे मित्र किन के अनुभव मेरे पूरे जीवन से कहीं अधिक रोमांचक लगते हैं। लान वेनहाउ ने कहा, भाई किन की युद्ध शक्ति इतनी भयानक है कि उन्होंने प्रारंभिक और अंतिम चरण के कष्ट पालौकिक साधना करने वालों के साथ साथ अर्ध चरण महान आरोहण साधना करने वाले को भी मार डाला है। इस प्रकार की युद्ध क्षमता युगों युगों में वास्तव में दुर्लभ है। लान तियान्हे ने हंसते हुए कहा, अगर उसके पास इस तरह की युद्ध क्षमता नहीं होती तो वह ग्रेट मिंग अकादमी में शीर्ष रैंक का वरिष्ठ प्रशिक्षक कैसे बन पाता? उस समय लैन परिवार के सदस्यों को अपनी स्थिति का सामान्य ज्ञान था। नियमों का पालन करने पर वे महान मिंग राजवंश की सर्वश्रेष्ठ अकादमी में कक्षाओं में भाग ले सकते थे। जिन लोगों का पालन पोषण ब्लू स्टार में हुआ और उन्हें विरासत में कुछ नहीं मिला, उनके लिए किसी भूखे भिखारी के सामने केक रखने से कम नहीं था। लान परिवार के मुखिया के रूप में लान वेनहाउ इस बात को भली भांति समझते थे कि यह अवसर कितना दुर्लभ था। लान वेनहाउ ने अपनी बात रखते हुए सबसे पहले कहा, मैं परम गुरु के साथ बाहरी दुनिया में जाने को तैयार हूँ। लान वेनहाउ के नेतृत्व में अन्य लोगों ने भी उनका अनुसरण किया। मैं सर्वोच्च गुरु के साथ बाहरी दुनिया में जाने को तैयार हूँ। मैं परम गुरु के साथ बाह्य संसार में जाने को तैयार हूँ। मैं परम गुरु के साथ बाह्य संसार में जाने को तैयार हूँ। सभी के भाव देखकर किन बुए ने आगे कहा, आपको लिटिल थाउजेंड वर्ल्ड में वापस न लौट पाने की चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं एरिया 1 में एक टेलीपोर्टेशन गेट स्थापित कर दूंगी। यदि आप महान निर्जन संसार में रहने से उब जाते हैं तो आप किसी भी समय लघु हजार संसार में लौट सकते हैं। ये सुनकर नीचे खड़े लोग प्रसन्न हो गए और सबने एक साथ कहा, सर्वोच्च बुजुर्ग बुद्धिमान है। सर्वोच्च गुरु बुद्धिमान है। जब सब लोग फिर से शांत हो गए तो किन बुए ने गंभीर भाव से कहा, इस महान निर्जन दुनिया की यात्रा के लिए कई नियमों का पालन करना आवश्यक है। सबसे पहले आपको लिटिल थाउजेंड वर्ल्ड के बारे में कोई भी जानकारी लीक नहीं करनी चाहिए। दूसरा, आपको यह खबर लीक नहीं करनी चाहिए कि हम लैंड से जाग गए हैं। तीसरा, आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए जिससे सभी के हितों को नुकसान पहुंचे। यदि उपरोक्त तीनों बिंदुओं में से किसी का भी उल्लंघन किया जाता है तो आपको मृत्युदंड दिया जाएगा। उसी समय किन बुए ने मन ही मन सिस्टम से पुकारा, सिस्टम, क्या ऐसा कुछ है जो इन लोगों को रोक सके? सिस्टम, ये बहुत आसान है। आपको बस मुझे 5000 मॉल पॉइंट्स देने होंगे और इसके बाद आपको किसी और चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। किन बुए ने थोड़ा मुंह चढ़ाते हुए कहा, क्या 5000 मॉल पॉइंट्स कुछ ज्यादा ही महंगे नहीं है? क्या ये सस्ते हो सकते हैं? एक ही कीमत, मोल भाव की अनुमति नहीं। यह मत सोचो कि मुझे पता नहीं है। तुम्हारे पास अभी 6000 से अधिक मॉल पॉइंट्स हैं। क्या तुम इस थोड़ी सी रकम को भी खर्च करने में हिचकिचा रहे हो? सिस्टम ने कहा। व्यवस्था का रुख दृढ़ देखकर किन बुए ने सौदेबाजी जारी नहीं रखी बल्कि सीधे कहा, सौदा हो गया। इतने सारे लोगों को बाहर निकलने देने से बहुत सारे लोग और बहुत सारी राय सामने आती है। सबके मन में अलग अलग विचार होते हैं और इस पर कोई सख्त रोक नहीं है। यदि किसी की मंशा दुर्भावनापूर्ण हो या कोई व्यक्ति पैसे के लालच में उसे खरीद ले तो किन बुए की स्थिति भयावह हो जाएगी। किन बुए को आज भी पता है कि कब पैसे बचाने हैं और कब खर्च करने हैं। इतना ही नहीं, इस बार किन बुए ने लैंड परिवार को बाहर जाने की इजाजत दे दी। वह ग्रेट मिंग अकादमी के अच्छे वातावरण का उपयोग करके अपने लिए मजबूत लोगों का एक समूह तैयार करने के विचार को अपनाने से खुद को रोक नहीं सका। लिटिल थाउजेंड वर्ल्ड के अस्तित्व का अर्थ है कि किन बुए हमेशा अपने बेस कैंप को अपने साथ रखता है। यह एक अद्वितीय लाभ है जिसकी तुलना कोई नहीं कर सकता। जैसे जैसे लिटिल थाउजेंड वर्ल्ड बड़ा होता जाता है और किन बुए की साधना का स्तर बढ़ता जाता है, वैसे वैसे एक शक्तिशाली बल का विकास करना बहुत आवश्यक हो जाता है। भविष्य में किन बुए सब कुछ खुद तो नहीं कर पाएगी, है ना? अंक काटे जा रहे हैं। 5000 मॉल पॉइंट्स काट लिए गए हैं।
किन बुई के कान में सिस्टम प्रॉम्प्ट की आवाज आने के बाद लिटिल थाउजेंड वर्ल्ड में हर किसी को एक ही समय में संयम का एहसास होने लगा। जब तक उनमें जरा सी भी हलचल या बुरे इरादे होते वे तुरंत मर जाते। इस संयम में केवल किन बुई द्वारा बताए गए 3 बिंदु ही शामिल नहीं थे, लेकिन यह अधिक व्यापक और संपूर्ण है। जब तक इन लोगों का व्यवहार किन बुई के लिए खतरा पैदा करता है तब तक उन्हें सीधे तौर पर हटा दिया जाएगा। ठीक है, हो गया, सिस्टम ने कहा। किन बुई ने आश्चर्य से कहा, इतनी जल्दी? मुझे कम मत समझो, तुम जैसे नश्वर प्राणी इस महान व्यवस्था को कैसे समझ सकते हो? व्यवस्था ने विजयी स्वर में कहा। इस बार आपके शीघ्र भुगतान के लिए आपको पुरस्कृत करने हेतु इस सिस्टम ने विशेष रूप से आपके लिए 2 सेवाएं जोड़ी हैं। किन बुई ने उत्सुकता से पूछा, कौन सी सेवाएं? सबसे पहले, भविष्य में लिटिल थाउजेंड वर्ल्ड में शामिल होने वाले सभी जीवों को डिफॉल्ट रूप से इन प्रतिबंधों को लागू करने के लिए मजबूर किया जाएगा। दूसरा, आपने कहा था कि अभी बताए गए तीनों बिंदुओं में बहुत सारी कमियां थी, इसलिए मैंने उन्हें आपके लिए भर दिया है। अब कुल मिलाकर 999,999 प्रतिबंध हैं। अब आपको उनके द्वारा धोखा दिए जाने की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सिस्टम हर तरह से आपकी सुरक्षा करेगा। सिस्टम की बात सुनने के बाद किन बुई को पहली बार ऐसा महसूस हुआ कि उसका पैसा सही जगह खर्च हुआ है। किन बुई की प्रणाली की समझ के आधार पर यह एक ऐसी प्रणाली है जिसमें मेजबान को अलग करने वाले स्वयं के गुण हैं। किन बुई ने कुछ आश्चर्य से कहा, सिस्टम, तुम्हारा यह बदलाव इतना अचानक है, मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकती। उस व्यवस्था ने उदासीनता से कहा, अपने मन में छोटे मोटे विचार मत रखो, क्योंकि तुम एक महान व्यवस्था हो, तुम्हारे मन में उठने वाले कोई भी विचार मेरी नजर से नहीं बच सकते। फिर सिस्टम ने थोड़ी आह भरी, अफसोस नौसिखिया होस्ट, यह पहली बार है जब आपने यहाँ इतने सारे मॉल पॉइंट्स खर्च किए हैं। अगर मैं शुरुआती सेवा में नए होस्ट के लिए अच्छा काम नहीं करता तो बाद में दोबारा खरीदना मुश्किल होगा। मैं एक ऐसा सिस्टम बनाना चाहता हूँ जो लंबे समय तक चले। सिस्टम द्वारा उसे नौसिखिया होस्ट कहे जाने पर किन बुई ने तुरंत सिस्टम के प्रति अपनी पिछली धारणा को बहाल कर लिया, जो थोड़ी बेहतर हो गई थी। इसके अलावा जिस तरह से यह सिस्टम अब बात करता है उसमें ब्लू स्टार कॉटेज की झलक साफ दिखाई देती है। किन बुई ने अपना ध्यान हटा लिया और व्यवस्था को नजरअंदाज कर दिया। विभिन्न नियमों से पूरी तरह प्रतिबंधित भीड़ को देखते हुए उन्होंने कहा, अब मैं आपको अपना सामान पैक करने के लिए 15 मिनट का समय दूंगा और हम 15 मिनट में निकल जाएंगे। किन बुई की बातें सुनकर सभी लोग इधर उधर चले गए और अपना सामान पैक करने के लिए अपने अपने घरों की ओर लौट गए। क्यूई युन, लैंड वेनाओ, लैंड तियान्हे और लैंड लिंगलोग नहीं हिले। लैंड लिंगलोग को छोड़कर बाकी तीनों ने किन बुई को जटिल निगाहों से देखा। वे तीनों मूर्ख नहीं थे और वे जानते थे कि अभी अभी संयम बरतने की भावना कहां से आई थी। किन बुई के रहस्य पर मन ही मन आश्चर्यचकित होने के साथ साथ वे किन बुई के निर्णायक स्वभाव से भी प्रभावित हुए। ऐसा संयम जो किन बुई के कथन से अनगिनत गुना अधिक है। भले ही किसी के मन में वाकई कोई गलत इरादा हो, लेकिन अगर वह किन बुई को नुकसान पहुंचाने वाला कोई काम करता है तो वह तुरंत राख में बदल जाएगा। ची युन ने मन ही मन आह भरी, हानिकारक हृदय होना असंभव है, लेकिन रक्षात्मक हृदय का न होना भी असंभव है। छोटा मित्र किन सचमुच सतर्क है। लान वेनहाउ को किन बुई के व्यवहार से कोई असंतोष नहीं था और वह उससे पूरी तरह सहमत भी थी। उनके विचार में पूरा लैंड परिवार पहले से ही किन बुई से जुड़ा हुआ था और दोनों पक्ष सुख दुख में भागीदार थे। यदि किन बुई ने सभी पर प्रतिबंध नहीं लगाया होता तो वह स्वयं पहल करके किन बुई के समक्ष यह प्रस्ताव रखता। किन बुई के कार्यों ने लैंड वेनहाउ के दिल में पड़ा एक बड़ा पत्थर जमीन पर गिरा दिया। कोई भी यह उम्मीद नहीं करता कि जिस व्यक्ति पर वे अपनी उम्मीदें टिकाते हैं वह एक मूर्ख हो जो आसानी से दूसरों पर विश्वास कर लेता है, और लैंड वेनहाउ भी इसका अपवाद नहीं है। किन बुई ने तीनों लोगों के मन में चल रहे विचारों को नजरअंदाज करते हुए लैंड लिंगलोग से कहा, लैंड लिंगलोग, तुम वापस जाकर अपना सामान क्यों नहीं पैक कर लेती? किन बुई के बोलते ही लैंड वेनहाउ और बाकी तीनों की निगाहें लैंड लिंगलोग पर टिक गईं और उनकी आंखों में छिपा अर्थ स्पष्ट था। जियाओ किंग और हुआंग डैक्सियन भी उसे देख रहे थे। लैंड लिंगलोग का चेहरा थोड़ा गर्म हो गया था और उसने अपने मन की शर्म को दबाते हुए सिर उठाया और किन बुई की आंखों में देखते हुए कहा, भाई किन के पास वापस जाने के लिए मैंने अपना सामान पैक कर लिया है और उसे अंतरिक्ष वलय में रख दिया है। ओह, किन बुई ने ओह कहा और अपनी आंखें बंद कर ली और बोलना बंद कर दिया। यह देखकर कि किन बुई का उससे आगे बातचीत करने का कोई इरादा नहीं था, लैंड लिंगलोग थोड़ी निराश दिखी। वास्तव में लैंड लिंगलोग जानबूझकर किन बुई से कुछ और बातें करने के लिए पीछे रुकी थी। हालांकि किन बुई के कार्यों ने लैंड लिंगलोग की सभी उम्मीदों को धराशायी कर दिया। लैंड लिंगलोग के चेहरे के भाव को देखकर श्याओ किंग और हुआंग डैक्सियन एक साथ सिमटकर फुसफुसाने लगे। श्याओ किंग, बूढ़े हुआंग, आपको क्या लगता है कि वह इतनी उदास क्यों दिख रही है? हुआंग डैक्सियन ने एक समझदारी भरे लहजे में कहा, यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम जैसे जानवर पर्वतीय राजा को प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं। वह निश्चित रूप से स्वामी को रिश्वत देना चाहती है, इस उम्मीद में कि वह भविष्य में उसे कोई आधिकारिक पद देकर पुरस्कृत करेगा। लेकिन मास्टर ईमानदार और निष्ठावान है, वे कभी रिश्वत नहीं लेते, इसलिए वह बहुत निराश है। श्याओ किंग ने हुआंग डैक्सियन के विश्लेषण को सुना, जो काफी तार्किक लग रहा था। हालांकि कुछ गड़बड़ लग रही थी, लेकिन वह ठीक से बता नहीं पा रही थी कि क्या गड़बड़ है। कुछ संदेह के साथ उसने पूछा, क्या वास्तव में ऐसा ही है? यह देखकर कि श्याओ किंग उसके शब्दों पर सवाल उठा रही थी, हुआंग डैक्सियन ने अपनी व्याख्या की विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए उसमें कुछ बातें जोड़ दी। बिल्कुल ऐसा ही है। ब्लू स्टार पर एक कहावत है, भले ही आपने सुअर का मांस न खाया हो, लेकिन आपने सुअर को दौड़ते हुए तो देखा ही होगा। आपको मेरी बात माननी ही पड़ेगी। हुआंग डैक्सियन, मास्टर द्वारा हमें वश में किए जाने से पहले मैं ब्लू स्टार पर एक गुप्त राज्य का प्रभारी था। मैं एक पर्वतीय राजा हुआ करता था। दोनों जानवर आपस में फुसफुसा रहे थे, लेकिन वहां मौजूद सभी लोगों का साधना स्तर उच्च था, इसलिए उनकी फुसफुसाहट इतनी स्पष्ट थी मानो वे सीधे उनके कानों में बोल रहे हों। क्यूई युन और अन्य लोगों को शियाओ किंग और हुआंग डैक्सियन की बातचीत हास्यास्पद और शर्मनाक दोनों लगी। लान लिंगलोग का चेहरा कान तक लाल हो गया। क्यूई युन ने उत्सुकता से पूछा, हुआंग डैक्सियन, आपने कहा था कि आप एक पर्वतीय राजा थे, क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि उस समय आपके अधीन कितने दानव पशु थे? जैसे ही चियुन ने बोलना शुरू किया, किन बुई को छोड़कर सभी की निगाहें हुआंग डैक्सियन पर टिक गईं। किन बुई ने आराम करते हुए अपनी आंखें बंद रखी थीं। हुआंग डैक्सियन को दूसरों की निगाहों की परवाह नहीं थी, उसे वास्तव में केवल श्याओ किंग की निगाहों की परवाह थी। श्याओ किंग ने उसे उम्मीद, उलझन और जिज्ञासा भरी निगाहों से देखा।
हुआंग डेक्सियन को याद आया कि जब वह पेंगलाई गुप्त क्षेत्र का प्रभारी था तो वह हमेशा एक अकेला सेनापति रहा था। राक्षसी जानवरों की तो बात ही छोड़िए, उसके अधीन साधारण जानवर भी नहीं थे। हालांकि अपने करीबी साथी के सामने शर्मिंदगी से बचने के लिए हुआंग डेक्सियन ने बेशर्मी से शेखी बखारी। उस समय मैं लाखों राक्षसी जीवों का प्रबंधन करता था। वे राक्षसी जीव मुझे प्रसन्न करने के लिए हर संभव प्रयास करते थे। करने के लिए और कुछ न होने के कारण क्यूई युन और अन्य लोग गंभीर भावों के साथ हुआंग डेक्सियन की शेखी बखारने वाली बातों को सुनते रहे और कभी कभी सिर हिलाते रहे। उन्होंने उसकी प्रशंसा की, जिससे हुआंग डेक्सियन का अहंकार काफी हद तक संतुष्ट हो गया। सबके बीच घिरी हुई हुआंग डेक्सियन धारा प्रवाह ढंग से बोल रही थी और बीच बीच में किनबुई की ओर देख रही थी। किनबुई द्वारा आंखें न खोलने पर हुआंग डेक्सियन के मन को अंततः शांति मिली। उसे सबसे ज्यादा डर किनबुई द्वारा उसके झूठ का पर्दाफाश किए जाने का था, क्योंकि किनबुई द्वारा पेंगलाई गुप्त क्षेत्र में घुसपैठ करने का दृश्य अभी भी उसके दिमाग में ताजा था। यदि उपस्थित लोगों में से कोई उस समय हुआंग दाक्सेन की स्थिति को सबसे अच्छी तरह जानता था तो वह निस्संदेह किनबुई ही थी। हुआंग दाक्सेन बोलते बोलते थक गया। तभी अचानक शियाओ किंग ने उत्सुकता से पूछा, बूढ़े हुआंग, पेंगलाई गुप्त क्षेत्र पहले ही गुरु के लघु चिलियोकॉस में एकीकृत हो चुका है, फिर भी मुझे आपके अधीन उन लाखों दानव प्राणियों को क्यों नहीं देख पा रहा हूँ? लान तियान्हे ने शरारती मुस्कान के साथ बीच में कहा, हाँ हुआंग डेक्सियन, तुम्हारे लाखों राक्षसी जानवर कहाँ हैं? हुआंग डेक्सियन को शाओ किंग से ऐसे सवाल की उम्मीद नहीं थी और उसका चेहरा कुछ अजीब सा हो गया। वे लाखों राक्षस जानवर सब? शाओ किंग ने आगे पूछा, ये सब क्या है? हुआंग डेक्सियन ने क्यूई युन और अन्य लोगों के भावों पर एक नजर डाली। शियाओ किंग को छोड़कर, जो सचमुच भ्रमित लग रही थी। बाकी सभी लोग शरारती भावों के साथ उसकी ओर देख रहे थे और उसके स्पष्टीकरण की प्रतीक्षा कर रहे थे। हुआंग डेक्सियन का झूठ उजागर होने ही वाला था और वह खुद को चिंतित महसूस करने से रोक नहीं पा रहा था। अचानक उनकी नजर किनबुई पर पड़ी और उनकी आंखें चमक उठी। उन्हें अचानक एक विचार आया। वे लाखों राक्षसी जीव उस स्वामी द्वारा एक ही प्रहार में मार डाले गए, जो अजेय, सुंदर, अद्वितीय युद्ध शक्ति से परिपूर्ण और युगों युगों तक बेजोड़ है। गुरुजी ने देखा कि मुझ में असाधारण प्रतिभा है, इसलिए उन्होंने मुझे पीछे छोड़ दिया और इस तरह मैं गुरुजी का लाडला बन गया। जियाओ किंग अब भी आश्वस्त नहीं लग रही थी। किनबुई की ओर एक नजर डालने के बाद उसने हुआंग डेक्सियन की ओर मुड़कर पूछा, क्या सचमुच ऐसा ही है? हुआंग डेक्सियन ने सावधानी से किनबुई की ओर देखा। यह देखकर कि किनबुई ने उसके झूठ पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, उसने तुरंत अपनी छाती थपथपाई और कहा, मैंने जो कुछ भी कहा वह सच है, बिल्कुल वैसा ही है। यह देखकर कि हुआंग डेक्सियन ने मामले को सुलझाने में कामयाबी हासिल कर ली है, क्यूई युन और अन्य लोगों ने अचानक एहसास के भाव दिखाते हुए सहयोग किया। हालांकि ये लोग जानते थे कि हुआंग डेक्सियन शेखी बखार रहा था, लेकिन वे सभी अनुभवी लोग थे जो जानते थे कि मान सम्मान सर्वोपरि होता है। इसके अलावा हुआंग डेक्सियन के दावे में किनबुई का जिक्र था और चूंकि संबंधित व्यक्ति ने इसका खंडन करने के लिए सामने नहीं आया था, इसलिए क्यूई युन और अन्य लोगों द्वारा उसे बेनकाब करने की संभावना और भी कम थी। जियाओ किंग और हुआंग डेक्सियन द्वारा की गई व्याख्या के अनुसार लैंड लिंगलों के किनबुई के बारे में विचार विषय से 1,80,000 मील दूर भटक गए थे। जैसे ही हुआंग डेक्सियन अपनी बढ़ाई कर रहा था, लैंड परिवार के सदस्य एक एक करके वापस लौट आए। किनबुई ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और सभी को देखा। समय समाप्त हो गया है, चलो चलते हैं। उसने अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया और आगे की ओर इशारा किया और सबके सामने एक विशाल द्वार प्रकट हो गया। एक एक करके सभी लोग पोर्टल में प्रवेश कर गए और बाहरी दुनिया के एरिया नंबर 1 में टेलीपोर्ट हो गए। किनबुई को अभी अभी अपने आसपास घटी घटनाओं की पूरी जानकारी थी। उसकी चंचल निगाह हुआंग डेक्सियन पर पड़ी। किनबुई की निगाहों को भांपते हुए हुआंग डेक्सियन ने तुरंत चापलूसी भरा चेहरा बनाया और किनबुई के पास आ गई। उसने अपने रोएदार शरीर को किनबुई की पतलून के पांव से रगड़ा। हुआंग डेक्सियन का रूप देखकर किनबुई ने कुछ नहीं कहा। पालतू जानवर का कभी कभार अपनी बड़ाई करना ठीक था। मालिक होने के नाते उसे उसकी इस शान को संतुष्ट करना चाहिए। जब सभी लोग पोर्टल में प्रवेश कर चुके थे और लघु चिलियोकॉस्म से बाहर निकल चुके थे, कुछ हद तक जीवंत दिखने वाला माइनर चिलियोकॉस्म फिर से शांत हो गया। किनबुई नीचे झुकी और अपने बाएं हाथ से हुआंग डेक्सियन की गर्दन पकड़ ली और अपने दाहिने हाथ से शियाओ किंग के अजगर जैसे शरीर को सहलाया। थोड़े से विचार के साथ ही वह बाहरी दुनिया के एरिया नंबर 1 में प्रकट हो गया। क्षेत्र संख्या एक समृद्ध आध्यात्मिक ऊर्जा से घिरा हुआ था। लघु चिलियोकॉस्म की तुलना में भी अधिक सघन आध्यात्मिक ऊर्जा को महसूस करते हुए क्यूई युन ने कहा, कितनी समृद्ध आध्यात्मिक ऊर्जा है। इस वातावरण में साधना करने से कष्टों से मुक्ति पाने की अवस्था तक पहुंचने में कुछ ही वर्ष लगेंगे। ब्लू स्टार जैसे कठोर वातावरण में भी क्यूई युन एकीकरण के चरण तक पहुंचने में सक्षम रहा। स्वर्गीय बंजर भूमि की परिस्थितियां ब्लू स्टार की तुलना में अनगिनत गुना अधिक कठिन थीं। इस वातावरण में हजारों वर्षों से ब्लू स्टार के सबसे उत्कृष्ट प्रतिभाशाली व्यक्ति के रूप में क्यूई युन को समुद्र में प्रवेश करने वाले अजगर की तरह, पानी में मछली की तरह कहा जा सकता है। चारों ओर देखते हुए सभी के चेहरे खुशी और जिज्ञासा से भरे हुए थे। इसी समय लैंड वेनहाउ ने सभी को संगठित करके एरिया नंबर 1 का निर्माण शुरू करवाया। किनबुई ने बिना हस्तक्षेप किए ये दृश्य देखा। वह शियाओ किंग और हुआंग डेक्सियन को एरिया नंबर 1 के केंद्र में स्थित अपने निवास पर वापस ले गया और आगामी विपत्ति पारगमन की तैयारी शुरू कर दी। लगातार 3 दिन बीत गए। किनबुई ने अपनी अवस्था को चरम सीमा तक समायोजित कर लिया। कमरे से बाहर निकलते ही मैंने देखा कि एरिया नंबर 1 में बहुत बड़ा बदलाव आ चुका था। लैंड परिवार ने एक बार फिर अपनी उत्कृष्ट स्थापत्य कला का प्रदर्शन किया। किनबुई के निवास को केंद्र मानकर उन्होंने 9 महलों और 8 त्रिकोणों के पैटर्न में विस्तार किया। किनबुई की आंखों के सामने ब्लू स्टार पर ऐसी इमारतें प्रकट हुई जिन्हें कलाकृतियां कहा जा सकता है। इसके अलावा कई ऐसी चीजें भी थीं जिनमें ब्लू स्टार की मजबूत विशेषताएं थीं, जैसे कि नियॉन लाइटें, बार, सिनेमाघर आदि, जिनका निर्माण एक के बाद एक किया गया था। किनबुई निर्मित सड़क पर चलते हुए आसपास की ऊंची इमारतों, चमकदार रोशनी और चहल पहल भरी गतिविधियों को देख रही थी। एक पल के लिए उसका चेहरा कुछ हद तक स्तब्ध सा लग रहा था, मानो वह फिर से ब्लू स्टार लौट आया हो। किनबुई के सबसे नजदीक लैंड वेनहाउ, क्यूई युन और अन्य लोगों के आवास थे। तियानहुआंग क्षेत्र में ब्लू स्टार शैली का दिखना इसे अनोखा माना जा सकता है ना? किनबुई अपने चेहरे पर मुस्कान लिए ब्लू स्टार शैली की सराहना कर रहा था। तभी लैंड वेनहाउ और क्यूई युन उसके पास आ गए। किनबुई के चेहरे के भाव देखकर लैंड वेनहाउ ने काफी गर्व से कहा, भाई किन, क्या आपको ब्लू स्टार में लौटने का एहसास हो रहा है?
किन बुई ने सिर हिलाकर कहा, सचमुच मुझे वही एहसास होता है जैसे मैं ब्लू स्टार लौट आया हूँ। ब्लू स्टार के दृश्य लैन वेनहाउ के मन में घूमने लगे। आध्यात्मिक ऊर्जा के क्षय के कारण साधकों की संख्या दिन प्रतिदिन घटती जा रही थी। हालांकि प्रौद्योगिकी लगातार उन्नत होती जा रही थी। इस प्रवृत्ति को देखते हुए किसी ने भी यह अनुमान लगाने की हिम्मत नहीं की कि भविष्य में ब्लू स्टार की प्रौद्योगिकी किस स्तर तक पहुंच सकती है। भले ही हम इस बैच के लोग बाहर आ गए हों, ब्लू स्टार हमेशा हमारा गृहनगर रहेगा। जब मेरी साधना पर्याप्त मजबूत हो जाएगी तो मुझे वापस जाकर इसे देखना होगा, क्यू युन ने कुछ भावुकता के साथ कहा। किन बुई ने क्यू युन की बातों से पूरी तरह सहमति जताते हुए कहा, अगर भविष्य में मौका मिला तो मैं तुम्हें इसे दिखाने के लिए वापस ले जाऊंगी। लान वेनहाउ की ओर मुड़कर देखते हुए किन बुई ने पूछा, भाई वेनहाउ, मैं इस बार का उद्देश्य जानता हूँ, ताकि हर कोई जब भी समय मिले यहाँ बैठकर शराब पी सके और बातचीत कर सके। लेकिन सिनेमा किस लिए है, मैं थोड़ा असमंजस में हूँ। लान वेनहाउ ने हल्की सी मुस्कान के साथ समझाया, इस बार हम न केवल ब्लू स्टार की साधना प्रणाली लाए हैं, बल्कि इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि हम ब्लू स्टार की विकसित तकनीक भी लाए हैं। किन बुई ने कहा, इसका क्या मतलब है? लान वेनहाउ ने आगे कहा, ब्लू स्टार में हमारा लान परिवार एक मजबूत नींव वाला परिवार माना जा सकता है। इस पीढ़ी ने कई उच्च शिक्षित लोगों, वैज्ञानिकों, भौतिकविदों आदि को तैयार किया है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वे भी हमारे साथ यहाँ आए हैं। हमें उन्हें भी अपनी भूमिका निभाने देनी होगी, है ना? किन बुई को इसकी उम्मीद नहीं थी। धीरे धीरे उसके मन में एक विचार आया। उसने लैन वेनहाउ की ओर देखा और कहा, भाई वेनहाउ के शब्दों से ऐसा लगता है कि हम यहाँ ब्लू स्टार संस्कृति को फिर से स्थापित कर सकते हैं। लान वेनहाउ ने कहा, हे भाई किन बिल्कुल सही है। महान लोग एक जैसी सोच रखते हैं। मैं भी यही सोच रहा था। हम इससे काफी पैसा भी कमा सकते हैं और सचमुच यहाँ अपनी मजबूत पकड़ बना सकते हैं। लैन वेनहाउ ने संक्षेप में किन बुई को अपने दृष्टिकोण के बारे में बताया। लान वेनहाउ की बड़ी महत्वाकांक्षाओं को सुनने के बाद किन बुई ने तुरंत कहा, भाई वेनहाउ, मैं आपकी कही बातों का समर्थन करता हूँ। किन बुई का समर्थन पाकर लैन वेनहाउ के चेहरे की मुस्कान और भी खिल उठी। लान वेनहाउ को विदाई देने के बाद किन बुई एरिया नंबर 1 के बाहर पहुंची। इस कठिन परीक्षा से गुजरने से पहले उसे कुछ काम करना था, जो कि शेष सभी वरिष्ठ प्रशिक्षकों को चुनौती देना था। उन्हें हराने के बाद वह इसी जुझारू भावना का उपयोग बिजली के प्रकोप को पार करने के लिए करेगा। किन बुई ने जियो किंग को बुलाया और जियो किंग को 5 चुनौती पत्र दिए। चुनौती भरे पत्रों में शिष्टाचार के कोई शब्द नहीं थे। वे शुरू से ही सीधे मुद्दे पर आ गए थे। 3 दिन बाद एरिया नंबर 1 में हुई लड़ाई। हस्ताक्षर किन बुई। गरजना टिल्डर। हथेली के आकार के जियाओ किंग ने चुनौती के 5 पत्र स्वीकार कर लिए। एक उजाड़, गहरी और गूंजती हुई अजगर की दहाड़, जो हजारों मील तक गूंजी और अनंत काल तक बनी रही, वरिष्ठ प्रशिक्षकों के हर क्षेत्र में प्रसारित हुई। वरिष्ठ प्रशिक्षकों के क्षेत्र के बाहर भी जियाओ किंग की ड्रैगन जैसी दहाड़ को हल्की हल्की सुना जा सकता था। कुछ समय के लिए ग्रेट मिंग अकादमी में सभी ने एक बार फिर वरिष्ठ प्रशिक्षकों के क्षेत्र पर अपना ध्यान केंद्रित किया। अपने निवास पर बैठे हे यान ने किन बुई की ओर देखते हुए व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, वह सचमुच एक बेचैन इंसान है। उसके पीछे एक अमर का होना अच्छी बात है। ड्रैगन कुल के 4 संतों के मुखिया के रूप में जाने जाने वाले किंग लोग भी उसका अनुसरण करने को तैयार हैं। मुझे उससे ईर्ष्या होती है। महान मिंग राजवंश में और यहाँ तक कि तियानहुआंग साम्राज्य में भी सच्चे ड्रैगन दुर्लभ थे। पूरे महान मिंग राजवंश में केवल एक ही पीला ड्रैगन है जो महान आरोहण क्षेत्र के अंतिम चरण में है, जो कि 4 संतों के प्रमुख किंगलोग से कहीं हीन है, जो स्वाभाविक रूप से आक्रमण करने में माहिर है। ठीक उसी समय सबका ध्यान वरिष्ठ प्रशिक्षकों के क्षेत्र पर केंद्रित हो गया था। वरिष्ठ प्रशिक्षकों के क्षेत्र में मौजूद 5 प्रशिक्षक किन बुई को छोड़कर एक एक करके अपने कमरों से बाहर निकल आए। अभी अभी उनके कानों में अजगर की कान फाड़ देने वाली दहाड़ गूंजी। सभी की आंखों में सदमा झलक रहा था और वे सोच रहे थे कि आखिर हुआ क्या है। ड्रैगन की दहाड़ के बाद जियाओ किंग का शरीर लगातार बड़ा होता चला गया। कुछ ही पलों में क्षेत्र संख्या 1 के ऊपर आकाश में एक 10,000 फुट लंबा भव्य आभा बिखेरता हुआ नीला ड्रैगन प्रकट हुआ। किन बुई के सबसे चहेते के रूप में शियाओ किंग का जाना किन बुई की प्रतिष्ठा का प्रतीक था, इसलिए स्वाभाविक रूप से चुनौती पत्र पहुंचाने के लिए उसे सर्वोत्तम स्थिति में होना आवश्यक था। लैन परिवार ने अपने सिर के ऊपर शियाओ किंग के 10,000 फुट लंबे शरीर को देखा और वे ये कहने से खुद को रोक नहीं पाए, क्या यह मास्टर शियाओ किंग का असली रूप है? यह बहुत ही राजसी दिखता है। मास्टर शियाओ किंग आमतौर पर प्यारे दिखते हैं, लेकिन उनका असली रूप इतना दिव्य है। सर्वोच्च गुरु के सबसे प्रिय शिष्य के रूप में उसमें क्या कमी हो सकती है? केवल यही सर्वोच्च गुरु के पद के अनुरूप हो सकता है। हुआंग डेक्सियन ने अपने उस साथी को देखा जिसके साथ उसने दिन रात बिताए थे। अचानक उसने अपना असली रूप प्रकट कर दिया और हकलाते हुए कहा, शियाओ किंग, बॉस, आपका असली रूप वास्तव में बहुत राजसी है। किंगलोक से संबंधित वह अजगर संभवतः शियाओ किंग से निकला और हुआंग डेक्सियन पर गिर पड़ा। उसके वंश की गहराई से उत्पन्न दमन के कारण हुआंग डेक्सियन का शरीर अनायास ही कांपने लगा। शियाओ किंग ने किन बुई से कहा, गुरुजी, मैं अब पत्र पहुंचाने जा रही हूँ। किन बुई ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ठीक है, जल्दी वापस आना। शियाओ किंग ने अपने 10,000 फुट लंबे शरीर को तैराया और दूर तक उड़ गया। कुछ ही देर में जियाओ किंग प्रशिक्षक बाओशुई के क्षेत्र संख्या 2 में पहुंच गई। उसका अजगर जैसा शरीर ऊंचे आकाश में कुंडली मारकर बैठा था और उसकी राजसी आवाज क्षेत्र संख्या 2 में गूंज रही थी। प्रशिक्षक बाओशुई, मेरे गुरु आपको 3 दिन बाद क्षेत्र संख्या 1 में होने वाली लड़ाई में आमंत्रित करते हैं। शियाओ किंग के बोलने के बाद उसके अजगर के पंजे से एक चुनौती पत्र निकला। स्विश! चुनौती पत्र ने हवा में एक ध्वनि विस्फोट उत्पन्न किया और उसे बाओशुई ने पकड़ लिया। आसमानी नीले रंग के कपड़े पहने बाओशुई ने चुनौती पत्र खोला और उसे पढ़ने के बाद अपनी आंखों में लड़ने का दृढ़ संकल्प लिए हुए जवाब दिया, वापस जाओ और अपने गुरु को बताओ कि बाओशुई 3 दिन में होने वाली मुलाकात में अवश्य उपस्थित होगा। शियाओ किंग ने कहा, मैं अपने गुरु को बता दूंगी। बोलने के बाद जियाओ किंग एरिया नंबर 2 से निकलकर यंग लेके एरिया नंबर 3 की ओर चल पड़ी। बाओशुई अपनी जगह पर खड़ा रहा, क्षितिज में गायब हो रही शियाओ किंग को देखता रहा। उसकी आंखों में आश्चर्य और गहरी ईर्ष्या का भाव बना रहा। एरिया नंबर 1 की ओर देखते हुए बाओशुई ने मन ही मन बुदबुदाया, किन बुई, तुम्हारा बैकग्राउंड आखिर क्या है? आपकी पृष्ठभूमि चाहे जो भी हो, मैं आपको 3 दिनों में निश्चित रूप से हरा दूंगा।
जियाओ किंग क्रमशः यंग ले के क्षेत्र संख्या 3, यूजिन के क्षेत्र संख्या 4, वांग डैन के क्षेत्र संख्या 5 और ये हुई के क्षेत्र संख्या 6 में पत्र पहुंचाने के लिए पहुंची। सभी का जवाब था कि वे 3 दिन बाद होने वाली मुलाकात में जरूर शामिल होंगे। जियाओ किंग के जाने के बाद उनके चेहरे के भाव लगभग बाओशुई जैसे ही थे। शियाओ किंग द्वारा 5 चुनौती पत्र सौंपने के बाद वह किन गुई के पास लौट आया। वह वापस हथेली के आकार में आ गया और उसने किन गुई को स्थिति की जानकारी दी। किसी ने यह जानकारी लीक कर दी कि किन गुई अन्य 5 वरिष्ठ प्रशिक्षकों को चुनौती देने जा रहा है। यह खबर तेजी से पूरे ग्रेट मिंग अकादमी में फैल गई। क्योंकि यह लड़ाई वरिष्ठ प्रशिक्षकों के क्षेत्र में हुई थी, इसलिए आम छात्र और शिक्षक वहां बिल्कुल भी नहीं जा सकते थे। इसलिए बड़ी संख्या में शिक्षक और छात्र हेयान गए और यह विनती की कि उन्हें 3 दिन बाद होने वाली लड़ाई को हर हाल में देखना ही है। हेयान दफ्तर में बैठी शिक्षकों और छात्रों से घिरे बाहर के वातावरण को देख रही थी। स्वाभाविक रूप से थोड़ा अभिभूत महसूस कर रही थी और मन ही मन किन गुई से शिकायत कर रही थी। अभी तो कुछ ही दिन हुए हैं और तुमने पहले ही इतना हंगामा खड़ा कर दिया है। उसने ट्रू ड्रैगन को अभी क्यों छोड़ा? इसका मतलब यह निकला कि किंगलोंग को पत्र भेजने और लोगों पर युद्ध की घोषणा करने की अनुमति दी गई। ग्रेट मिंग अकादमी की स्थापना के बाद से हमेशा से ही निचले दर्जे के प्रशिक्षक ही उच्च दर्जे के प्रशिक्षकों को चुनौती देते रहे हैं। तुमने अच्छा काम किया, तुम अभी अभी महान मिंग अकादमी में आए और इस नियम को पलट दिया। आंतरिक असंतोष के बावजूद हेयान शिक्षकों और छात्रों के उत्साह को देखकर बहुत खुश थी। उसने तुरंत ध्वनि संचारण करने वाला ज़ेड तावीज निकाला और किन गुई को एक संदेश भेजकर स्थिति स्पष्ट की। फिर उन्होंने किन गुई से कहा, प्रशिक्षक किन, क्या आपको लगता है कि इन उत्साही शिक्षकों और छात्रों को युद्ध देखने के लिए एरिया 1 में जाने की अनुमति देना संभव है? ग्रेट मिंग अकादमी में सभी वरिष्ठ प्रशिक्षकों के क्षेत्रों को निजी क्षेत्र के रूप में समझा जा सकता है। यहाँ तक कि अकादमी के डीन को भी कोई निर्णय लेने से पहले उनकी सहमति प्राप्त करनी होगी। एरिया 1 में मौजूद किन गुई ने हेयान का प्रसारण सुना और संक्षेप में जवाब दिया, हाँ, तो डीन ही यान रेफरी की भूमिका निभाएंगे। किन गुई ने बड़ी आसानी से सहमति दे दी और हेयान ने स्वाभाविक रूप से किन गुई को सम्मान देते हुए कहा, ठीक है, मैं रेफरी बनूंगा। प्रसारण समाप्त करने के बाद हेयान ने कार्यालय के बाहर बेसब्री से इंतजार कर रहे छात्रों और शिक्षकों से कहा, प्रशिक्षक किन गुई ने आपको लड़ाई देखने की अनुमति दे दी है और मैं इस मुकाबले के लिए रेफरी के रूप में भी काम करूंगा। बाहर इंतजार कर रहे शिक्षकों और छात्रों के चेहरे पर हेयान की बातें सुनकर उत्साह झलक रहा था। मैं 3 दिन बाद होने वाली लड़ाई के लिए बहुत उत्सुक हूँ। प्रशिक्षक किन गुई वाकई एक बेहद जुझारू व्यक्ति है। हाँ, मुझे भी यही लगा था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि डीन हेयान खुद रेफरी होंगे। हाँ, सही कहा, डीन हेयान को रेफरी बने कितने साल हो गए। प्रशिक्षक किन गुई की तो बहुत ही बेशर्मी है। लगातार 3 दिनों तक शिक्षकों से लेकर छात्रों तक संपूर्ण ग्रेट मिंग अकादमी सभी की बातचीत का विषय किन गुई के इर्द गिर्द घूम रहा था। तीसरे राजकुमार के महल में यंग जी ने अभी अभी पहले राजकुमार यंग की सेनाओं के खिलाफ अपनी जवाबी हमले की तैनाती पूरी की थी। जब उन्हें यह खबर मिली कि किन गुई 5 वरिष्ठ प्रशिक्षकों को चुनौती देने वाली है, भाई किन, आप एक पल भी निष्क्रिय नहीं रह सकते। यह भी अच्छा है, महान मिंग अकादमी में भाई किन की प्रतिष्ठा जितनी अधिक होगी उतना ही बेहतर होगा। हाँ, मैं पहले भाई किन के मजबूत होने का इंतजार करने और फिर भाई किन के प्रभाव का इस्तेमाल करके कुछ काम करने के बारे में सोचता था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह दिन इतनी जल्दी आ जाएगा। यंग जी ने तुरंत अपने अधीनस्थों को आदेश दिया कि वे एरिया 1 में किन गुई की मदद के लिए आपूर्ति लेकर जाए। उसी समय उन्होंने मेज पर एक पत्र लिखा और नान तियानलोंग को बुलाते हुए कहा, यह पत्र भाई किन को दे दो, उनसे कहो कि अगर उन्हें कोई संदेह हो तो इसे खोलें और फिर भाई किन की मदद के लिए वहीं रुक जाओ। नान तियानलोंग ने उत्तर दिया, जी हाँ, युवा स्वामी। उसी समय किन गुई द्वारा 5 प्रशिक्षकों को चुनौती देने की घोषणा करने के बाद उसने लैन वेनहाओ को बुलाया। लान वेनहाओ को संक्षेप में मामला समझाने के बाद किन गुई ने कहा, युद्ध क्षेत्र की व्यवस्था करने का जिम्मा आपके लान परिवार पर छोड़ दिया जाएगा। यह सुनकर लान वेनहाओ अत्यंत प्रसन्न हुए और तुरंत बोले, लान परिवार निश्चित रूप से अपने मिशन को कलंकित नहीं करेगा। जब वह बोल रहा था तभी नान तियानलोंग कर्मियों और आपूर्ति के साथ वहां पहुंच गया। एरिया 1 में पहुंचते ही नान तियानलोंग ने अपनी आंखें मल ली। वह एरिया 1 में हुए भारी बदलाव को लेकर कुछ हद तक अनिश्चित था। उसने आसपास के स्थलों पर नजर डाली और नान तियानलोंग ने मन ही मन बुदबुदाया, यही वह जगह है, लेकिन यंग मास्टर किन को यहाँ शिफ्ट होने में मदद किए हुए अभी कुछ ही दिन हुए हैं। ये सब इस तरह कैसे हो गया और यंग मास्टर किन को इतने सारे लोग कहां से मिले? नान तियानलोंग कर्मियों को लेकर एरिया 1 में दाखिल हुआ। आसपास की विशाल गगनचुंबी इमारतें, जगमगाती नियॉन लाइटें और ब्लू स्टार के विभिन्न आधुनिक सामान तकनीक की अनुभूति से परिपूर्ण थे। महान मिंग राजवंश और यहाँ तक कि स्वर्गीय बंजर भूमि क्षेत्र की शैली से अलग इमारतों को देखकर वह एक क्षण के लिए स्तब्ध रह गया। हे भगवान, आखिर हो क्या रहा है? इस समय नान तियानलोंग का मन संदेह से भरा हुआ था। किन गुई ने अपनी दैवीय चेतना से नान तियानलोंग के आगमन को भांप लिया और लैन वेनहाओ के साथ नान तियानलोंग के सामने प्रकट हो गई। नान तियानलोंग ने किन गुई को देखकर थोड़ा झुककर अभिवादन किया और कहा, नमस्कार युवा स्वामी किन। किन गुई ने नान तियानलोंग को उठने में मदद की और कहा, नगर स्वामी नान बहुत ही विनम्र है। नान तियानलोंग ने गंभीरता से कहा, युवा स्वामी किन की वर्तमान स्थिति और पद को देखते हुए वे नान के प्रणाम के पूरी तरह योग्य है। चूंकि होंगलियन ने ली हुआओ को मारने के लिए किन गुई के शरीर पर नियंत्रण किया था, इसलिए प्रकट हुई अमर आभा ने किन गुई की स्थिति और पद को बढ़ा दिया है। यहाँ तक कि महान मिंग शाही परिवार ने भी प्रथम राजकुमार यंग ये के मूर्ख बनने के बारे में कोई कार्रवाई नहीं की। यह ताकत के कारण उत्पन्न होने वाले अतिरिक्त प्रभावों की एक श्रृंखला है। हाँ, चलिए मैं आपको नगर स्वामी नान से मिलवाता हूँ। ये है लैन परिवार के मुखिया लैन वेनहाओ। एरिया 1 में नगर प्रमुख नान जिन लोगों से मिलते हैं वे सभी लैन परिवार के सदस्य हैं, किन गुई ने नान तियानलोंग को बताया। लान वेनहाओ की ओर मुड़ते हुए उन्होंने कहा, भाई वेनहाओ, यह वही नगर स्वामी नान तियानलोंग है जिनका मैंने आपसे जिक्र किया था। लान वेनहाओ ने पहल करते हुए अपना हाथ बढ़ाया और कहा, मैं लंबे समय से आपके नाम का प्रशंसक रहा हूँ। आज आखिरकार मुझे आपसे व्यक्तिगत रूप से मिलने का मौका मिला है। नान तियानलोंग ने लैन वेनहाओ से हाथ मिलाते हुए कहा, परिवार के मुखिया लैन बहुत ही विनम्र है। दोनों पक्षों के बीच कुछ औपचारिक बातचीत के बाद नान तियानलोंग ने अपना उद्देश्य स्पष्ट किया और यंग जी द्वारा हस्तलिखित वह अंश अपनी बाहों से निकाला। यही वह चीज है जो छोटे मालिक ने मुझे छोटे मालिक किन को देने के लिए कहा था।
किन बुई ने कुछ हैरानी से पत्र लिया और कहा, वह सिर्फ संदेश क्यों नहीं भेज सकता था, उसे पत्र क्यों लिखना पड़ा? नान त्यानलोंग ने कहा, युवा स्वामी ने मुझे बताया था कि जब युवा स्वामी किन पत्र खोलेंगे तो उन्हें पता चल जाएगा। किन बुई ने लिफाफा फाड़कर उसमें से पत्र निकाला और उसे पढ़ा। पत्र पढ़ने के बाद किन बुई हंस पड़ी और बड़बड़ाते हुए बोली, यह घिनौना यंग जी, मुझे आश्चर्य हो रहा था कि उसने संदेश क्यों नहीं भेजा और उसे पत्र लिखना पड़ा। पत्र का सामान्य अर्थ यह था कि किन बुई को यंग ले के खिलाफ लड़ते समय उसके प्रति नर्म रुख अपनाने के लिए कहा जाए। उन्होंने ये भी कहा कि भविष्य में वे परिवार बनेंगे और उन्हें यंगले का सम्मान करना चाहिए, और अगर यंगले घायल हो जाती है तो उनके लिए, जीजा के लिए, कुछ भी करना मुश्किल होगा। यंग जी को अच्छी तरह पता था कि अगर ये शब्द किन बुई तक पहुंच गए तो उसे निश्चित रूप से अच्छी प्रतिक्रिया नहीं मिलेगी, इसलिए उसने पत्र लिखना चुना। इस तरह अगर किन बुई उसके बारे में कुछ कहना भी चाहे तो उसे कोई मिल नहीं पाएगा। नान त्यानलोंग ने अपना सिर नीचे कर लिया और किन बुई को यंग जी कहते हुए सुनकर बीच में टोकने की हिम्मत नहीं की। मन ही मन बुदबुदाया, युवा स्वामी ने पत्र में ऐसा क्या लिखा था जिसके कारण युवा स्वामी किन ने ऐसा व्यवहार किया? किन बुई ने अपने हाथ में रखा पत्र नीचे रख दिया और नान त्यानलोंग से कहा, नगर स्वामी नान, अब आप भाई वेनहाओ के साथ मिलकर युद्ध क्षेत्र के निर्माण में सहायता करेंगे। नान त्यानलोंग ने उत्तर दिया, मैं युवा स्वामी किन के निर्देशों का पालन करूंगा। ग्रेट मिंग पैलेस। यंग जी और यंग ये के पिता यंग गान, जो महान मिंग राजवंश के वास्तविक नियंत्रक थे, महल में चहलकदमी कर रहे थे। शाही चिकित्सक को बाहर आते देख वह जल्दी से आगे बढ़ा और बोला, शीसी, ये एयर कैसी है? शाही चिकित्सक शीसी ने सिर हिलाते हुए कहा, महाराज, मैंने अपनी पूरी कोशिश की है, लेकिन प्रथम राजकुमार की हालत में सुधार नहीं हुआ है। शीसी के बोलने के बाद वह अचानक घुटनों के बल बैठ गया और बोला, कृपया अपने सेवक की निष्क्रियता को क्षमा करें। यंग गान ने मन ही मन इस परिणाम की भविष्यवाणी कर ली थी, लेकिन जब यह वास्तव में सामने आया तो उसे फिर भी असहज महसूस हुआ। शीसी को सहारा देते हुए यंग गान ने उसे दिलासा दिया और कहा, शीसी, तुम मेरे महान मिंग राजवंश के सबसे शक्तिशाली चिकित्सक हो, इस मामले में तुम्हारी कोई गलती नहीं है। आखिरकार यह अमर लोगों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली विधि है। हर अमर प्राणी के तरीके रहस्यमय और अप्रत्याशित होते हैं, उनकी नजरों में हम चींटियों से कम नहीं है। किन बुई आजकल क्या कर रही है? शीसी ने उत्तर दिया, ताजा खबरों के अनुसार यह बेटा ग्रेट मिंग अकादमी के 5 वरिष्ठ प्रशिक्षकों को लगातार चुनौती देने वाला है। यंग गान ने अपनी भौहें उठाई और कहा, ओह, अगर मुझे सही याद है तो ऐसा लगता है कि ये एयर को इस हालत में लाने वाली पिछली लड़ाई को हुए कुछ ही दिन हुए हैं। शीसी ने कहा, महाराज, आप गलत नहीं है, अब तक ठीक 3 दिन बीत चुके हैं। मुझे नहीं पता कि जी एयर को ऐसा व्यक्ति कहां से मिला। उसका इतिहास बहुत प्रभावशाली है, उसकी युद्ध क्षमता असाधारण है और उसे पुरुषों के बीच ड्रैगन कहा जा सकता है। किसी ऐसे व्यक्ति का जी एयर से दोस्ती करना मानो किसी बात को पंख लगाने जैसा है। शीसी ने कहा, तीसरे राजकुमार ने हमेशा लोगों के साथ ईमानदारी से व्यवहार किया है, इसलिए यह कोई अविश्वसनीय बात नहीं है कि वह इस व्यक्ति का स्नेह प्राप्त कर लेंगे। यंग गान ने आह भरी और कहा, तुम सही कह रहे हो। जी एयर एक ऐसा पहलू है जिसकी बराबरी ये एयर लाख कोशिश करने के बावजूद नहीं कर सकता। अगर उत्तर में अशांत स्थिति और महान किन राजवंश द्वारा हमारे महान मिंग के खिलाफ बार बार की जाने वाली उकसावे वाली कार्रवाई न होती तो मैं वास्तव में जी एयर को सिंहासन सौंपने के लिए तैयार होता। शीसी ने असमंजस में पूछा, महाराज, तीसरा राजकुमार साहित्यिक और सैन्य कला दोनों में पहले राजकुमार से कम कुशल नहीं है, तो इसे उन्हें क्यों नहीं सौंप दिया जाता? यंग गान ने समझाया, जी एयर का व्यक्तित्व समृद्ध युग के लिए तो ठीक है, लेकिन अगर उसे किसी अशांत परिस्थिति का सामना करना पड़ता है तो यह व्यक्तित्व उसे नुकसान पहुंचाएगा। ये महत्वाकांक्षी और जिद्दी है, जो इस अशांत स्थिति के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। ठीक है, चलो इस बारे में बात नहीं करते। जी एयर आजकल क्या कर रही है? शीसी ने उत्तर दिया, जब से प्रथम राजकुमार का ये हाल हुआ है तब से तृतीय राजकुमार प्रथम राजकुमार की सेनाओं के खिलाफ योजनाएं बना रहा है। फिलहाल प्रथम राजकुमार की कमान में हाल ही में शामिल हुई कई सेनाएं डगमगाने लगी हैं। यदि वर्तमान स्थिति इसी प्रकार विकसित होती रही तो अनुमान है कि 6 महीने बाद जब प्रथम राजकुमार जागेंगे तो दोनों पक्षों के बीच स्थिति पूरी तरह से उलट जाएगी। यंग गान की आंखें झपकी, उसे पता नहीं था कि वह क्या सोच रहा है, और काफी देर बाद उसने कहा, मैं समझ गया। 3 दिन पलक झपकते ही बीत गए। इन 3 दिनों में लैंड वेनहाउ का अनुसरण करने से नान त्यानलोंग की आंखें खुल गईं। इन 3 दिनों में बारिश के बाद मशरूम की तरह कई ऐसी इमारतें खड़ी हो गईं जिनकी शैली महान मिंग राजवंश से बहुत अलग थी। लेकिन सबसे बड़ा आकर्षण तो पूरी तरह से तैयार युद्ध क्षेत्र ही है। ये लगभग 50 फुटबॉल मैदानों के बराबर क्षेत्र में फैला हुआ है और इसमें एक ही समय में लाखों लोग युद्ध को देख सकते हैं। ये स्थल विभिन्न समूहों के लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए लग्जरी केबिन, बॉक्स और अन्य सुविधाओं से भी सुसज्जित है। युद्ध क्षेत्र में आलीशान केबिनों की कतारें बड़े करीने से व्यवस्थित हैं। इन लग्जरी केबिनों में वर्चुअल रियलिटी हेलमेट लगे हुए हैं, जो ब्लू स्टार की सर्वोच्च तकनीकी उपलब्धि का प्रतिनिधित्व करते हैं। अंदर बैठकर देखने वाला प्रत्येक दर्शक एक उत्कृष्ट दृश्य अनुभव का आनंद ले सकता है। हालांकि सभी लोग लग्जरी केबिनों से अलग अलग बैठे हैं, फिर भी सभी को बेहतर अनुभव देने के लिए हेलमेट में विशेष रूप से बुलेट स्क्रीन फंक्शन की सुविधा दी गई है। बॉक्स के बारे में और कुछ कहने की जरूरत नहीं है, यह गारंटी है कि उनमें मौजूद हर दर्शक को एक बेहतरीन अनुभव मिलेगा। युद्ध क्षेत्र सिनेमाघरों, दूध की दुकानों, बार, शॉपिंग मॉल आदि से घिरा हुआ है। सभी कर्मचारी लैंड परिवार से हैं। लान वेनहाउ ने इस लड़ाई में बहुत मेहनत की है और अपने कबीले के सभी सदस्यों को लगातार 3 दिनों तक बिना रुके काम करने के लिए प्रेरित किया है। इसका उद्देश्य ब्लू स्टार संस्कृति को पूरी तरह से बढ़ावा देना है। ग्रेट मिंग अकादमी में प्रवेश पाने वाला प्रत्येक छात्र या तो असाधारण रूप से प्रतिभाशाली होता है या किसी धनी परिवार से आता है। यह कहा जा सकता है कि हर कोई महान मिंग राजवंश के भविष्य का स्तंभ है। यदि इन लोगों को मान्यता मिल जाती है तो ब्लू स्टार संस्कृति तियानहुआंग क्षेत्र में पूरी तरह से स्थापित हो जाएगी। इस दौरान जब नान त्यानलोंग लैंड वेनहाउ के साथ व्यस्त थे तो उन्होंने उनके मूल के बारे में भी पूछताछ की, लेकिन उन्हें कोई उपयोगी जानकारी नहीं मिली। हार न मानते हुए नान त्यानलोंग ने चुपके से लैंड परिवार के सदस्यों से पूछने का अवसर लिया, लेकिन इन लोगों के मोह इतने कसे हुए थे कि नान त्यानलोंग को लगा कि वह कुछ भी नहीं बता सकता। कई लोगों से एक के बाद एक पूछने पर सभी लोग लगभग चुप रहे, मानो वे किसी गहरे रहस्य में रंग से ढके हुए हों, मानो वे अचानक कहीं से प्रकट हो गए हों। इससे नान त्यानलोंग की इन लोगों की उत्पत्ति के बारे में जानने की जिज्ञासा और भी बढ़ गई। युद्ध का निर्धारित समय जल्द ही आ गया।
और किन बुई अपने निवास से बाहर निकल आया। उसके पीछे पीछे शियाओ किंग चल रहा था, जो अपने असली रूप में लौट आया था, और हुआंग डेक्सियन, जो अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करके खुद को हजारों फीट लंबा कर रहा था। उन्होंने अपनी दैवीय चेतना का प्रयोग करके पूरे जोन 1 को कवर किया। अपनी दिव्य चेतना में लैन परिवार के सभी सदस्यों के चेहरे पर खुशी थी, और उनमें से प्रत्येक ने लैन वेनहाउ द्वारा सौंपे गए कार्यों का सामना करने के लिए अपनी सर्वश्रेष्ठ ऊर्जा और उत्साह का प्रदर्शन किया। लान वेनहाउ और क्यूई युन और अन्य लोग लान परिवार के सदस्यों के साथ जोन 1 के प्रवेश द्वार पर मौजूद थे और आने वाले प्रत्येक शिक्षक और छात्र का स्वागत कर रहे थे। महान मिंग अकादमी के प्रथम डीन हे यान आ गए हैं। दूर से एक तेज आवाज आई और हे यान छात्रों के एक समूह के साथ वहां पहुंचे। लैन वेनहाउ ने तुरंत उनका अभिवादन किया और कहा, स्वागत है डीन हे यान। हाँ, कुलपति लैन तो बहुत ही विनम्र है। हे यान हंसी। कुलपति लैन, इन दिनों आपने सचमुच मेरी आंखें खोल दी हैं। आपकी ख्याति पूरे महान मिंग अकादमी में फैल चुकी है। डीन हेयान बहुत दयालु है, लैन वेनहाउ ने विनम्रता से कहा। जोन 1 का बड़े पैमाने पर निर्माण कार्य, साथ ही वरिष्ठ प्रशिक्षक क्षेत्र में रहने वाले अन्य प्रशिक्षक और नौकर अंधे नहीं थे। जब उन्होंने जोन 1 में प्रौद्योगिकी के मजबूत उदाहरण से युक्त इमारतों को देखा तो वे दंग रह गए। एक खबर 10 लोगों तक फैली और 10 लोगों तक फैलकर 100 लोगों तक पहुंच गई। 3 दिन से भी कम समय में पूरी ग्रेट मिंग अकादमी में यह खबर फैल गई। इसी दौरान हे यान भी किन बुई से बातचीत करने आई। इसे बातचीत कहा जा रहा था, लेकिन असल में यह सिर्फ हे यान की जिज्ञासा थी जिसे वह दबा नहीं पा रहा था। उसने अकादमी में हलचल मचाने वाली इमारतों को देखने आने का बहाना बनाया। हे यान ने इसे पढ़ने के बाद लैन परिवार की उत्कृष्ट शिल्पकारी से तुरंत मुग्ध हो गया। उसने मन ही मन ये भी सोचा कि क्या उसे इस बारे में किन बुई से बात करनी चाहिए। उन्होंने पवित्र पत्थरों को निकालकर वर्तमान डीन के निवास को ध्वस्त कर उसका पुनर्निर्माण किया और उसे इस भव्य और उत्कृष्ट तकनीकी शैली की इमारत में बदल दिया। हे यान छात्रों को प्रवेश द्वार तक ले गई और तुरंत ही लैन परिवार के सदस्य उन्हें युद्ध के मैदान की ओर ले जाने लगे। लैन परिवार ने हर छोटी से छोटी बात का बखूबी ध्यान रखा। महान मिंग अकादमी के दूसरे डीन वांग चेंगहाई आ गए हैं। लान वेनहाउ ने क्यूई युन को अजीब भाव से देखा और कहा, वह यहाँ क्यों है? वांग चेंगफेई और किन बुई के बीच की शिकायतों के बारे में किन बुई पहले ही लैन परिवार को बता चुकी थी। चीयुन ने यह दर्शाने के लिए अपने हाथ फैलाए कि उसे पता नहीं है। 6 महीने के भीतर वांग चेंगफेई का किन बुई के साथ जीवन मरण का युद्ध होगा। तार्किक रूप से देखा जाए तो इस समय वांग चेंगहाई किसी भी हालत में किन बुई के आयोजन स्थल का समर्थन करने नहीं आएंगे। हालांकि दोनों पक्षों के बीच संबंध मैत्रीपूर्ण नहीं थे, फिर भी लैन वेनहाउ ने मुस्कुराते हुए उनका अभिवादन किया और कहा, स्वागत है डीन वांग चेंगहाई। वांग चेंगहाई ने अपने चेहरे पर जबरदस्ती मुस्कान लाते हुए कहा, कुलपति लैन बहुत ही विनम्र है। वह पूरी तरह से जिज्ञासावश आया था। इन दिनों अकादमी में चर्चा के विषय किन बुई और जोन 1 की इमारतें थीं। वांग चेंगहाई के जोन 1 में प्रवेश करने के बाद एक और घोषणा हुई। महान मिंग अकादमी के तीसरे राजकुमार यंग जी आ गए हैं। लान वेनहाउ और क्यूई युन ने एक दूसरे को देखा और एक साथ आगे बढ़ते हुए अपने चेहरों पर सच्ची मुस्कान के साथ उनका स्वागत किया। स्वागत है तीसरे राजकुमार। यंग जी ने उन दोनों को देखा और उसके चेहरे पर वसंत जैसी मुस्कान थी। भाई वेनहाउ और भाई क्यूई बहुत ही विनम्र है। इन दिनों मैंने अपने आदमियों को आप दोनों का जिक्र करते सुना है और मेरे कान सुन्न हो गए हैं। अगर मैं आधिकारिक कार्यों में व्यस्त न होता तो मैं बहुत पहले आप दोनों से मिलने आ चुका होता। आज आप दोनों से मिलकर यंग जी को बहुत खुशी हो रही है। लान वेनहाउ और क्यूई युन ने हाथ जोड़कर कहा, तीसरे राजकुमार बहुत विनम्र है, कृपया अंदर आइए। यंग जी के स्थान पर भेजे जाने के बाद लैन वेनहाउ ने क्यूई युन से कहा, यह तीसरा राजकुमार साधारण नहीं है। क्यूई युन ने धीमी आवाज में कहा, अगर वह सीधा साधा होता तो इस जटिल सत्ता संघर्ष में वह बहुत पहले ही मर चुका होता। जब वे दोनों बातें कर रहे थे तभी क्षितिज से एक पीले रंग के ड्रैगन द्वारा खींची जा रही ड्रैगन की गाड़ी दिखाई दी। ड्रैगन रथ के पीछे सैकड़ों रक्षक चल रहे थे जिनकी साधना क्षमता कम से कम एकीकरण क्षेत्र में थी, और अग्रणी सेनापति ने जोर से चिल्लाया, महान मिंग राजवंश के सम्राट यंग गान आ गए हैं। जैसे ही यह आवाज निकली नीचे मौजूद भीड़ में अफरा तफरी मच गई। मुझे तो महामहिम के आने की भी उम्मीद नहीं थी। वाह, ये लड़ाई देखने लायक है। यह पहली बार है जब मैंने महामहिम को व्यक्तिगत रूप से देखा है। मैं बहुत उत्साहित हूँ। लान वेनहाउ और क्यूई युन ने एक दूसरे को देखा। उनके दिमाग में थोड़ी उलझन थी। जाना। उस नाजुक क्षण में लैन वेनहाउ तुरंत जाग गया। क्यूई युन को हवा में उठा लिया और अपने हाथों को जोड़कर कहा, स्वागत है महाराज। ड्रैगन की गाड़ी से एक गरिमापूर्ण आवाज आई, आप दोनों को इतना विनम्र होने की जरूरत नहीं है। बोलने के बाद ड्रैगन की गाड़ी फिर से चलने लगी और सीधे एरिया नंबर 1 की ओर उड़ गई। हे यान, जो पहले ही अखाड़े में प्रवेश कर चुका था, बुदबुदाया, महामहिम भी कैसे घबरा गए। लान वेनहाउ ने क्यूई युन से पूछा, तुम्हें क्या लगता है कि क्या हो रहा है? क्यूई युन ने बस इतना कहा, पता नहीं। दोनों ने उतरकर अन्य छात्रों और शिक्षकों का अभिवादन करना जारी रखा। कुछ ही देर में सभी लोग अखाड़े में प्रवेश कर चुके थे। एरिया नंबर 1 के प्रवेश द्वार से लेकर युद्ध क्षेत्र तक भीड़ एक के बाद एक इमारतों को देखती रही, मानो दादी लियू ग्रैंड व्यू गार्डन में प्रवेश कर रही हूं और सब कुछ एक साथ देख पाने में असमर्थ हूं। युद्ध क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद आश्चर्य की यह भावना एक नए चरम पर पहुंच गई। एक एक करके उन आलीशान केबिनों को देखते हुए सभी लोग एक दूसरे को हैरानी से देखने लगे। पहले के समय में जब लोग युद्ध देखते थे तो वे बेतरतीब ढंग से कोई भी सीट ढूंढ लेते थे। थोड़े ऊंचे दर्जे के लोगों के पास आमतौर पर अधिक नौकर होते थे। महान मिंग राजवंश के लोगों ने ऐसा दृश्य पहले कभी नहीं देखा था। इसी समय युद्ध के मैदान में लैन लिंगलों की आवाज गूंज उठी, कृपया डीलक्स केबिन में प्रवेश करें। ये सुनकर सभी शिक्षक और छात्र एक एक करके डीलक्स केबिनों में प्रवेश कर गए। उनके डीलक्स केबिन में प्रवेश करने के बाद केबिन के दरवाजे अपने आप बंद हो गए और महान मिंग राजवंश के सम्राट यंग गान, डीन हेयान, वांग चेंगहाई और तीसरे राजकुमार यंग जी के लिए लैन परिवार द्वारा पहले से ही और भी अधिक आलीशान निजी कमरों की व्यवस्था कर दी गई थी। उस निजी कमरे के अंदर वर्चुअल हेलमेट नहीं थे, बल्कि एक ऐसी वर्चुअल तकनीक थी जिसे बनाना कहीं अधिक कठिन था। प्रेरण और विभिन्न उच्च तकनीकी प्रक्षेपणों के माध्यम से हर कोई बिना हेलमेट पहने भी आभासी हेलमेट के गहन अनुभव और कार्यों का आनंद ले सकता है। सबके बैठ जाने के बाद लैन लिंगलोग ने फिर से कहा,
कृपया अपने सामने रखे हेलमेट उठाएं और युद्ध देखने के लिए उन्हें पहन लें। ग्रेट मिंग अकादमी के सभी शिक्षकों और छात्रों ने उत्सुकता से हेलमेट उठाए और उन्हें अपने सिर पर पहन लिया। हेलमेट पहनने के तुरंत बाद उनकी आंखों के सामने कई तस्वीरें दिखाई देने लगी। ये तस्वीरें लैंड परिवार द्वारा सावधानीपूर्वक तैयार की गई थी और इनमें क्षेत्र संख्या 1 में स्थित सभी सुविधाओं के कार्यों का विवरण दिया गया था। दूध की, चाय की दुकानें, सिनेमाघर, बार आदि को प्रचार विज्ञापनों में बदल दिया गया। जादुई ढंग से दिमाग को प्रभावित करने वाली आवाजें नवीन छवियों के साथ मिलकर सभी की आंखों और कानों के सामने बार बार चलाई गईं। सभी ने पूरे मन से इस नए अनुभव में खुद को लीन कर लिया और अनजाने में ही प्रचार विज्ञापनों में दिखाए गए विभिन्न उत्पादों को याद कर लिया। इस इंटरफेस में नीचे बाईं ओर के कोने को अपने दिमाग से छूकर आप उस लड़ाई में भाग ले सकते हैं जो बाद में खुलेगी। सभी का सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए स्वागत है। निजी कमरे में यंग गान और अन्य लोग भी इस दृश्य को उत्सुकता से देख रहे थे। हे यान ने आह भरी, मैं इतने वर्षों तक जी चुका हूँ और आज सचमुच मेरी आंखें खुल गई हैं। मुझे नहीं पता कि प्रशिक्षक किन को ये अजीबोगरीब चीजें कहां से मिली। यंग गान ने कहा, इन चीजों का मूल्य असाधारण है। महान मिंग राजवंश के इतिहास में इनमें से कोई भी चीज पहले कभी नहीं देखी गई है। इस बारे में बात करते हुए यंग गान ने यंग जी की ओर देखा और कहा, जी एर, क्या तुमने कभी ये चीजें देखी हैं? यंग जी ने आदरपूर्वक उत्तर दिया, सम्राट पिता को उत्तर देते हुए, यद्यपि जी एर ने उन्हें नहीं देखा है, लेकिन मैंने अपने अधीनस्थों से सुना है कि वे सामूहिक रूप से इन चीजों को तकनीकी उत्पाद कहते हैं। यंग गान ने अपनी आंखें सिकुड़ते हुए कहा, तकनीकी उत्पाद, एक अच्छा तकनीकी उत्पाद। इस युद्ध के बाद मुझे लगता है कि यह जल्द ही पूरे महान मिंग साम्राज्य की राजधानी और यहाँ तक कि पूरे महान मिंग राजवंश को भी अपने कब्जे में ले लेगा। जी आओ, सम्राट पिता के बगल में बैठो, चलो इस अनोखे युद्ध को एक साथ देखें। यंग जी यंग गान की बातें सुनकर चौंक गया और फिर उसके चेहरे पर खुशी के भाव दिखाई दिए। जब से यंग गान ने पलड़ा यंग गान की तरफ झुकाया था, तब से उसने लंबे समय से उससे इस लहजे में बात नहीं की थी। अब इस लहजे को दोबारा सुनकर यंग जी ने तुरंत कई अर्थ सोचे और यह भी समझ गया कि यंग गान उसके साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा था। सोचने की जरूरत नहीं, यह किन बुई की वजह से ही होगा। हे यान और वांग चेंघाई यंग गान और यंग जी के दोनों ओर बैठे थे और चारों लोग निजी कमरे में युद्ध शुरू होने की प्रतीक्षा करते हुए बातचीत कर रहे थे। जल्द ही पहली लड़ाई का समय आ गया। लान लिंगलोक सबके सामने प्रकट हुई। उनका सुडौल शरीर और आकर्षक रूप कई पुरुषों को निहारने पर मजबूर कर दिया। अब इस मैच के रेफरी डीन ही यान का स्वागत कीजिए। लान लिंगलोक के बोलने के बाद निजी कमरे में मौजूद हे यान ने अपना माथा पीटते हुए कहा, मैं इस नवीनता में इतना मग्न हो गया था कि काम के बारे में ही भूल गया। महामहिम, मैं पहले युद्ध की अध्यक्षता करने के लिए आपसे विदा लूंगा। यंग गान हे यान को विदा करने के लिए उठी और उसी समय बोली, डीन हे, कृपया आगे बढ़ें। लान लिंगलोक के बोलने के बाद लगभग 3 या 4 सेकंड तक दृश्य में सन्नाटा छाया रहा। फिर हे यान स्क्रीन पर दिखाई दी। जैसे ही हे यान आगे आया, उसने तुरंत माफी मांगी और किन बुई की प्रशंसा करते हुए कहा, प्रशिक्षक किन का दृश्य इतना अनोखा था कि मैं, एक बूढ़ा आदमी, उससे इतना मोहित हो गया कि मैं ये भी भूल गया कि मैं रेफरी था। आलीशान केबिनों में मौजूद लोग हंसे बिना नहीं रह सके। इसी समय सबके सामने एक संदेश आया, डीन कितना प्यारा है, हा हा हा, महान मिंग राजवंश के प्रथम व्यक्ति की ओर से। ये कहने की आवश्यकता नहीं है कि यंग गान के अलावा कौन खुद को महान मिंग राजवंश का पहला व्यक्ति कहने का साहस करेगा। महान मिंग राजवंश के सम्राट यंग गान के नेतृत्व में अन्य लोगों ने भी उनका अनुसरण किया और बांध पर लिखा, हाँ हाँ डीन, उसे इतना आत्मनिंदा करने की जरूरत नहीं है। वर्चुअल हेलमेट में देखते हुए डीन, वो बहुत करीब प्रतीत होता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, यह अनुभव बहुत ही शानदार है। लैन लिंगलोक हे यान के बगल में खड़ी होकर बोली, अब प्रथम युद्ध के दोनों पक्षों, प्रथम श्रेणी के प्रशिक्षक किन बुई और छठी श्रेणी के प्रशिक्षक ये हुई का स्वागत कीजिए। भीड़ द्वारा देखी गई तस्वीर में ये हुई काले रंग के मार्शल सूट में हाथ में एक लंबी तलवार लिए युद्ध के मैदान के एक तरफ खड़े दिखाई दिए। आओ टेलर। इसी समय सबके कानों में एक भयंकर अजगर की दहाड़ सुनाई दी। फिर 10,000 फीट लंबा भव्यता से परिपूर्ण एक नीले रंग का अजगर आकाश से उतरा और अखाड़े में आ गिरा। भीड़ ने किन बुई को अजगर के सिर पर देखा और गोलाबारी फिर से तेज हो गई। ड्रैगन पर सवार होकर प्रकट होना कितना सुंदर है। मैं इंस्ट्रक्टर किन को एक बच्चा देना चाहता हूँ। दिमाग में किस तरह के मूल्य हैं, इसके लिए तो 2 को जन्म देना पड़ेगा। ये तो सचमुच का अजगर है। क्या ऐसा नहीं कहा जाता कि पौराणिक कथाओं में वर्णित अजगर जन्म से ही अहंकारी होते हैं? वे लोगों को अपने सिर पर सवारी कैसे करने दे सकते हैं? तुम इसे नहीं समझते, इसे शक्ति प्रदर्शन कहते हैं। किन बुई की उपस्थिति ने सभी को आश्चर्यचकित कर दिया। यहाँ तक कि उनके प्रतिद्वंदी ये हुई भी किन बुई को हैरानी से देखते रह गए। ये हुई ने लिटिल किंग का असली रूप दूसरी बार देखा था। पहली बार उसने निमंत्रण देते समय देखा था। ये हुई ने किन बुई को तलवार से प्रणाम किया और कहा, ये हुई, संकट क्षेत्र के प्रारंभिक चरण में साधना कर रहे हो, कृपया मुझे ज्ञान प्रदान करो भाई किन। किन बुई लिटिल किंग के सिर से नीचे उतरी, शून्य में कदम रखा और ये हुई से कहा, किन बुई, एकीकरण क्षेत्र की महान पूर्णता पर साधना कर रहे हो, कृपया भाई ये पूरी ताकत लगा दो। ये हुई ने छोटी किंग की ओर देखकर पूछा, क्या भाई किन का पालतू जानवर भी युद्ध में भाग ले रहा है? प्रतियोगिता के नियमों में पालतू जानवरों की भागीदारी एक अनिवार्य शर्त है, क्योंकि कई साधक स्वयं युद्ध कौशल में बहुत मजबूत नहीं होते हैं। वे अपनी शक्तिशाली युद्ध क्षमता को बनाए रखने के लिए पूरी तरह से अपने द्वारा पाले गए पालतू जानवरों पर निर्भर रहते हैं। ऐसे साधकों को सामूहिक रूप से बीस्ट मास्टर स्कूल के नाम से जाना जाता है। ये हुई ने यह सवाल इसलिए पूछा क्योंकि उसे लिटिल किंग से खतरे का गहरा आभास हो रहा था। अगर एक अजगर और एक इंसान एक ही समय में उस पर हमला करें, तो ये हुई के लिए बेहतर यही होगा कि वह अपनी इज्जत बचाने के लिए हार मान ले। किन बुई ने मुड़कर छोटी किंग के सिर पर थपथपाते हुए कहा, केवल मैं ही लड़ूंगी, छोटी किंग भाग नहीं लेगी। लिटिल किंग अपने 10,000 फुट लंबे अजगर जैसे शरीर को तैराते हुए लैंड लिंगलोक के पास पहुंचा। गरजना टिलर। एक और भयानक दहाड़ ने दर्शकों का ध्यान आकर्षित किया। दर्शकों ने अपना ध्यान लिटिल किंग की पीठ पर केंद्रित कर लिया। हथेली के आकार का एक पीला अमर प्राणी लिटिल किंग की पीठ से हट गया, जिससे कई हजार फीट का एक विशालकाय शरीर प्रकट हुआ, जो लिटिल किंग के बगल में शान से खड़ा था। वहां मौजूद किसी भी व्यक्ति ने कभी पीले रंग के अमर प्राणी को नहीं देखा था, क्योंकि स्वर्गीय निर्जन क्षेत्र में नेवले पैदा नहीं होते हैं। कुछ देर तक वे उत्सुकतापूर्वक एक दूसरे से सवालों की बौछार के बीच पूछते रहे।
ये किस तरह का राक्षस है, मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा। इसके सारे बाल पीले हैं, अगर इससे कपड़े बनाए जाते हैं तो ये जरूर गर्म होगा। तुम खुद ही मुसीबत मोल ले रहे हो। अगर तुम कहोगे कि तुम इसे कपड़ों में बदलना चाहते हो तो तुम्हें प्रशिक्षक किन के भयंकर क्रोध का सामना करना पड़ेगा। अखाड़े में लैंड लिंगलोग ने पहल हे यान को सौंप दी, जो इस बात पर विचार कर रही थी कि पीला अमर किस प्रकार की प्रजाति का था। हे यान होश में आया और सीधे बोला, अब मैं पहले युद्ध की शुरुआत की घोषणा करता हूँ। ये सुनकर दर्शक अपना ध्यान केंद्रित करने लगे, यहाँ तक कि वे सावधानी से सांस भी लेने लगे, कहीं कोई रोमांचक दृश्य छूट न जाए। शुरुआत में दोनों पक्षों ने तुरंत हमला नहीं किया। ये हुई ने सावधानी पूर्वक किनबुए को देखा। भाई ये तुम्हारे पास अब सिर्फ एक ही मौका है, अपनी पूरी ताकत से हमला करो, वरना तुम्हें दोबारा हमला करने का मौका नहीं मिलेगा, किनबुए ने कहा। ये हुई के चेहरे पर क्रोध की झलक दिखाई दी और उसने कहा, मैं जानता हूँ कि भाई किन की युद्ध शक्ति बहुत अधिक है और उसने एकीकरण क्षेत्र में आधे चरण के महायान ली हुआओ को भी मार डाला था। लेकिन भाई किन की बातें कुछ ज्यादा ही अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं है। अब मैं भाई किन के कौशल से सीखूंगा। धूसर रात की दिव्य तलवार रात्रि ज्वाला। जैसे ही ये हुई ने अपने हाथ में लंबी तलवार निकाली, पूरा दृश्य तुरंत अंधेरे में डूब गया। अंधेरा ये हुई पर केंद्रित हो गया और धीरे धीरे बाहर की ओर फैलने लगा। अचानक अंधेरे में प्रकाश की एक किरण चमकी और ये हुई चिल्लाया, भाई किन सावधान रहो। धूसर रात की दिव्य तलवार भोर। ये हुई के हाथ में मौजूद लंबी तलवार एक ब्लैक होल की तरह थी, जो अंधेरे को अपने भीतर समाहित कर रही थी। जब सारा अंधकार तलवार में समाहित हो गया तो तलवार का शरीर पूरी तरह से काला हो गया, लेकिन उससे एक चकाचौंध भरी रोशनी निकलने लगी। धूसर रात की दिव्य तलवार दिन और रात द्विध्रुवी। ये हुई के हाथ में मौजूद लंबी तलवार से आधी काली और आधी सफेद रंग की तलवार की रोशनी निकली और सीधे किनबुए की ओर बढ़ी। ये हुई ने उसी समय कहा, भाई किन, यह मेरे जीवन भर के ज्ञान की सबसे शक्तिशाली तलवार है। देखते हैं आप मुझे एक ही बार में कैसे हराते हैं। क्लैंग। किनबुए ने किलिंग लाइफ ब्लेड निकाली और कहा, भाई ये इस तलवार में एक विशेष क्षेत्र समाहित है और ये दो बिल्कुल विपरीत शक्तियों को भी एकीकृत करती है। शानदार तलवारबाजी, जीवन का संहार, अमरवध। किलिंग लाइफ ब्लेड के शरीर की ठंडी रोशनी अचानक घोर अंधेरे में बदल गई। तलवार से एक घोर काली रोशनी निकली और ये हुई द्वारा निकाली गई तलवार की रोशनी से सीधे टकरा गई। क्लैंग। ब्लेड की रोशनी और तलवार की रोशनी आपस में टकराई, जिससे एक तीखी आवाज उत्पन्न हुई। टकराना। बूम। आधी काली और आधी सफेद तलवार की रोशनी ब्लेड की रोशनी के नीचे एक पल से भी कम समय तक टिकी रही और तुरंत बिखर गई। घोर अंधेरे ब्लेड की रोशनी ने तलवार की रोशनी को चकनाचूर कर देने के बाद टूटे हुए बांस की ताकत से ये हुई की ओर वार करना जारी रखा। ब्लेड लाइट की उड़ान के दौरान इसका आयतन लगातार बढ़ता रहा। जब ये हुई के सामने आया तब तक ये सैकड़ों फीट ऊंचा और दर्जनों फीट चौड़ा एक विशालकाय रूप ले चुका था। ये हुई को लगा कि ब्लेड लाइट में समाहित शक्तिशाली शक्ति उसे पल भर में ही नष्ट कर सकती है, लेकिन इस समय उसके पास इससे बचने का कोई उपाय नहीं था। वह असहाय होकर देखता रहा क्योंकि तलवार की रोशनी उसके करीब आती जा रही थी और ये हुई के माथे पर ठंडे पसीने की एक परत आ गई। हालांकि ब्लेड की रोशनी उससे अभी भी कुछ दूरी पर थी, फिर भी उसकी तीक्ष्णता ने उसकी त्वचा को हल्का सा चुभन दी। लंबी तलवार को पकड़े हुए ये हुई ने निराशा में अपनी आंखें बंद कर ली और मन ही मन सोचा, क्या ऐसा हो सकता है कि आज मेरी मृत्यु यहीं हो जाए। कुछ सांसों के बाद ये हुई, जिसे लगा था कि वह मर चुका है, ने तलवार की हल्की सी चोट को महसूस नहीं किया। उसने अविश्वास से अपनी आंखें खोली और पाया कि किनबुए धीरे से किलिंग लाइफ ब्लेड को पहुंच रहा था और होठों पर मुस्कान लिए उसकी ओर देख रहा था। अभी क्या हुआ, ये हुई ने हिचकिचाते हुए पूछा। रेफरी हे यान आगे बढ़े और घोषणा की, पहले मुकाबले के विजेता हैं किनबुए। दूसरी लड़ाई 1 घंटे में शुरू होगी। हे यान के बोलने के बाद सभी की ओर से एक ही आवाज में जवाब आने लगे, प्रशिक्षक किन बहुत शक्तिशाली है। प्रशिक्षक किन कितने सुंदर हैं। अभी अभी उनका वो करतब तो बहुत ही शानदार था। अगर मुझे इंस्ट्रक्टर किन के स्कूल में पढ़ने का मौका मिले तो मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। मैंने आज से ही तलवार चलाने का अभ्यास करने का फैसला किया है। ये हुई स्तब्ध अवस्था में मंच से उतर गए। उन्होंने जाने का विकल्प नहीं चुना था। उन्हें एक खाली आलीशान केबिन मिला और वे बैठ गए। उसने वर्चुअल हेलमेट पहना और हेलमेट पर दिए गए निर्देशों के अनुसार वीडियो प्लेबैक फंक्शन का चयन किया। जल्द ही ये हुई को समझ आ गया कि अभी अभी क्या हुआ था। ठीक उसी समय जब काली ब्लेड की रोशनी उसकी नाक की नोक से 1 सेंटीमीटर से भी कम दूरी पर थी। हे यान ने लोगों को बचाने के लिए पहले से ही कार्रवाई की योजना बना रखी थी, लेकिन उसे किनबुए की गति के तेज होने की उम्मीद नहीं थी, जिसने काली तलवार की रोशनी पर चिल्लाते हुए कहा, बिखर जाओ। किनबुए की आवाज बंद होते ही आक्रामक तलवार की रोशनी तुरंत ढह गई और गायब हो गई। वाह वाह, क्या गजब का शक्ति नियंत्रण है, ये हुई ने आंखें चौड़ी करते हुए कहा। फिर ये हुई ने इस वीडियो को दर्जनों बार देखा और बुदबुदाते हुए कहा, क्या इस तरह का सत्ता नियंत्रण सचमुच मौजूद है। उनका जिक्र तो छोड़ ही दीजिए, वहां मौजूद सबसे उच्च स्तर की साधना करने वाले हे यान ने भी किनबुए के काम की प्रशंसा की। निजी कमरे में यंग गान ने वांग चेंगहाई से पूछा, डीन वांग, क्या आप किनबुए की यह चाल कर सकते हैं। वांग चेंगहाई को यंग गान से इस सवाल की उम्मीद नहीं थी और वह काफी देर तक हिचकिचाते हुए बोले, महामहिम के पास वापस लौटना मेरे लिए संभव नहीं है। ये जवाब काफी ईमानदार है, यंग गान ने टिप्पणी की। यंग गान ने शून्य हवा से कहा, शीसी, क्या तुम इस तरह का शक्ति नियंत्रण कर सकते हो। अंतरिक्ष कुछ देर तक कांप उठा। शीसी की आकृति प्रकट हुई और उसने उत्तर दिया, महाराज, यदि मैं अपनी साधना को एकीकरण क्षेत्र की महान पूर्णता तक सीमित कर दूं तो शायद मैं ऐसा कर पाऊं। अगर आप मुझे मेरी वर्तमान साधना का उपयोग करने देंगे तो मैं यह नहीं कर पाऊंगा। बोलने के बाद अंतरिक्ष थोड़ी देर के लिए हिल गया और शीसी की आकृति फिर से गायब हो गई। वांग चेंगहाई ने गायब होते हुए शीसी को देखा और मन ही मन आश्चर्यचकित होकर सोचा, यह व्यक्ति कब आया, मुझे पता क्यों नहीं चला।